जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यशपाल के झूठा से छिंदे उपन्यास के पहले भाग वतन और देश का वाचन कर रहे हैं। और इसी पूर्व की कड़ी में आपने देखा कि किस तरीके से जो है जो कनक है और पुरी जब आपस में मिलते हैं बहुत दिनों के बाद और इनके बीच बातचीत होता है, फिर ये बाग से निकलते हैं और आगे जयदेवपुरी को लगता है क्योंकि अब उनके पिता ने भी ऑफर किया है कि किस तरीके से किसी रचना पे काम करे और इन्हें पहले भी मिला हुआ है। जयदेवपुरी जानता था कि जो इतिहास की पुस्तक के संकलन की अपेक्षा जो रेत की नींव का हिंदी से उर्दू में मुनव्वर ने उसको अनुवाद करने के लिए दिया था वो काम ज़्यादा सरल होगा, क्योंकि उसने पहले दिन प्रातः ताजी मस्तिष्क से इतिहास की पुस्तक का ही काम किया। दोपहर बाद 2 बजे से रेत की नींव के कुछ पृष्ठे पढ़े। वह स्वयं कहानी लेखक था। इस अनुवाद का अर्थ अच्छी लिखी कहानी के शब्द और मुहावरे बदलकर पुनः लिख डालना था। इस श्रम में उसे रस भी मिल रहा था। यानी जब जयदेव को रेत की नींव उनके पिताजी ने यानी कनक के पिता ने जो काम सौंपा था कि हिंदी से उर्दू में उसको अनुवाद करना है, वो उसे सरल लगा क्यों? क्योंकि उसकी रुचि का विषय था और जो इतिहास की पुस्तक का काम था वो तो उसे करना ही था। इस श्रम में उसे रस भी मिल रहा था और 2 घंटे में 4 पृष्ठ अनुवाद कर लेने पर जैसे ही अनुवाद कर लेता था तो एक पैरा हिंदी में पढ़कर उर्दू में लिखने के बाद फिर हिंदी की पुस्तक उठाकर पढ़ने में समय बर्बाद होता। यदि वह हिंदी में सुनकर उर्दू में लिखता जाए तो अधिक सुविधा हो। उसके कान सूर्योदय या आंचल का प्रसार सुने तो हाथों को तलुए आफ्ताविया दामन का फैलाव लिख देने में कोई कठिनाई नहीं थी। पूरी गर्मी के कारण बरामदे के कोने में चटाई पर बैठा लिख ही रहा था कि बरामदे के दूसरे कोने में तारा दूसरी चटाई पर लेटी हुई पढ़ रही थी। तारा, पूरी ने पुकारा, भाई प्यास लगी है, एक गिलास जल दे दोगी? तारा ने हामी भरा। तारा गिलास में जल लेकर आई। तारा गिलास देकर लौट ही रही थी कि चेहरे पर सतत बनी रहने वाली चिंता और उदासी मौजूद थी। पूरी ने पूछा, पढ़ाई में खूब मन लग रहा है ना? पढ़ ही रही हूँ, जल से भीगे हाथ कंधे पर पड़े दुपट्टे से पोंछते हुए तारा ने उत्तर दिया। जल पीकर पूरी फिर बोला, एक बात है, यदि अपनी पुस्तक से थक गई हो, खास मन ना लग रहा हो तो तुम यह हिंदी का नॉवेल पढ़कर बोलती जाओ, मैं उर्दू में लिखता जाऊं। जल्दी समाप्त हो जाए तो जल्दी कुछ पैसे बन जाए। तारा मान गई। तारा ने पहले 4 पृष्ठ पढ़ डाले। उपन्यास रोचक था। तारा स्वयं रुचि से पढ़कर लिखाने लगी। कठिनाई तो थी यही कि वह पूरी की लिख लेने की गति की अपेक्षा जल्दी पढ़ जाना चाहती थी। वह उपन्यास उसने पहले नहीं पढ़ा था। उपन्यासों की ओर उसकी उतनी अधिक प्रवृत्ति थी भी नहीं। तारा संध्या के 7 बजे तक लिखाती रही और पूरी लिखता रहा। 3 घंटे में पूरी ने 9 पृष्ठ और कर डाले। मन में इतना उत्साह था कि वह तारा को बताए बिना रह नहीं सका। घर के दूसरे लोगों से रहस्य की बात थी, इसलिए धीमे धीमे अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा कुछ समय तो लगा, परंतु मैंने इतने समय में 7 रुपए का काम कर लिया है। इस काम के 100 रुपए तो मैं पेशगी ले चुका हूँ। प्रातः भी 5 घंटे में मैंने इतिहास की पुस्तक के 4 पृष्ठ के लगभग 6 से 7 रुपए का काम कर ही डाला था। जुलाई के पहले सप्ताह में मुझे ये किताब दे देनी है। 750 से 800 रुपए का काम है। एक बार कनेक्शन जम जाए, काम मिलने लगे तो काम करने से तो मैं पीछे नहीं हटता। तब देखूंगा ताया जी कैसे बात करते हैं। अभी मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं? मैं समझता हूँ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध खास कर वैसा लड़का सरासर अन्याय है। देख रहा हूँ ये लोग तैयारियां कर रहे हैं, परंतु अभी क्या बोलूं, कैसे? तारा ने भाई की बात सुनकर गर्दन झुका ली। मन में कहा, जब सब कुछ हो जाएगा तभी क्या कहेंगे और कोई क्या सुनेगा? कहना है तो अभी क्यों ना कहें। मन ने दूसरी दिशा में कल्पना की, अन्याय तो मानते ही हैं, यहाँ इनका बस नहीं चलता तो मेरी रक्षा के लिए दूसरी तरह सहायता करे। वो कल्पना में डूब गई। भाई चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अपने लिए भी करेंगे ही, पर कनक का परिवार तो उदार और आधुनिक है। 3 दिन तक पूरी प्रातः इतिहास की पुस्तक के संकलन का काम और दोपहर बाद रेत की नींव के अनुवाद का काम करता। 30 अप्रैल की संध्या कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर से एक आदमी कॉमरेड मंजूर का पत्र लेकर आया। पत्र में अनुरोध था कि 1 मई को संध्या समय मई दिवस की सभा में पूरी को अवश्य ही नागरिक एकता पर भाषण देना होगा। पूरी संध्या 5 बजे शाम में गया तो तारा भी साथ चली गई। उसकी आशा के अनुरूप असद सभा में था। लगभग 1 महीने के बाद असद से आंखें चार हुई, परंतु इतने आदमियों के समीप रहते खास तौर पे भाई के सामने तारा क्या बात करती? वो अवसर की प्रतीक्षा में ही थी। केवल 5 ही लड़कियां सभा में आई थी। तारा भी उनके साथ मंच के तख्तों पर सभापति की कुर्सी के पीछे बैठे थे। सुरेंद्र नहीं आई थी। पूरी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ तो अवसर देख असद तारा के समीप आ गया। उसकी आंखों में ही प्रश्न था। यहाँ क्या कह सकती हूँ? तारा ने बहुत धीमे और जल्दी में कहा। क्या बात है? मरने जीने का ही सवाल है।
कहाँ मिल सकोगी? असद ने पूछा। सुरेंद्र क्या ही आ सकती हूँ। कब? जल्दी कोशिश करूंगी, 5-6 दिन या सप्ताह के भीतर। पुरी यो भी अच्छा बोलता था, विशेषकर एकता के प्रश्न पर। सभी ने उसके बोलने की प्रशंसा की, असद ने, मंजूर ने और नरेंद्र सिंह ने भी। तारा ने नरेंद्र सिंह को संबोधन किया। भाई जी, सुरेंद्र नहीं आई? आज फिर बुखार आ गया, नरेंद्र ने बताया। मलेरिया है। कुनीर नहीं खाती, क्या करें? तारा ने पुरी को सुनाकर जरा ऊंचे स्वर में कहा, भाई जी सुरेंद्र से कहिएगा मैं 3-4 दिन तक जरूर आऊंगी। एक तो समय ऐसा है, वैसे भी परीक्षा के कारण कहीं निकल नहीं पा रही हूँ। 5 मई को तारापुरी को रेत की नींव लिखाने लगी तो वो बोली, भाई मैंने नरेंद्र भाई को सुरेंद्र को देखने जाने का वचन दिया था, आज 5 बजे मुझे उधर ले चलोगे या मैं हो आऊं? पुरी ने उत्तर दिया, 5 बजे तक मुझे 12 पृष्ठ बोल दे, मेरे 100 पृष्ठ पूरे हो जाए या तो मैं ही छोड़ आऊंगा, नहीं तो तू चली जाना। तारा ने 5 बजे तक काम पूरा करा दिया। जयदेव ने 5 बजे कहा, उस ओर तो सब शांत है, मैं इतिहास की पुस्तक के कुछ पृष्ठ गौस मोहम्मद क्या दिखाऊं, तुम ग्वाल मंडी हो आओ। गौस कुछ भाग देख ले या किसी को दिखाकर अपना संतोष कर ले तो अच्छा है। तारा को मनमांगी मुराद मिली। उसने माँ से कह दिया कि भाई से उसने बात कर ली है, वो 1 घंटे के लिए ग्वाल मंडी सुरेंद्र के यहाँ जा रही है। तारा कपड़े बदलने के लिए धुली हुई सलवार में नाड़ा डालने लगी। पुरी चला गया था। उषा की उत्साह भरी किलकारी सुनाई दी, मामा तारा तारा सीलो बहन आई है, मुन्ने को भी लाई है। हाय बड़ा ही प्यारा है, बावे खिलौने जैसा सफेद गुलाबी गोलो। उषा तारा के 4 बरस छोटी होने पर भी बहन को ही और सब लोगों की तरह तारा ही पुचकारती थी। शीलो तारा से भी 2.5 मास छोटी थी, परंतु विवाह हो जाने के कारण उषा उसे आदर से बहन जी या सीलो बहन पुकारने लगी थी। तारा के हाथ से सलवार छूट गई। उसे उठकर प्रसन्नता से किलक कर सीलो के बच्चे को गोद में लेकर बार बार चूम लेना पड़ा। मन भीतर ही भीतर घुट रह गया। यानी वो जाने के लिए तैयार हो रही थी असद से मिलने के लिए, तब तक सीलो आ गई। सीलो अपने पहले बच्चे को पहली बार लेकर उसके यहाँ आई थी। वह उसे छोड़कर कैसे चली जाती? मार्च महीने के ठीक बीचों बीच जब दंगे खूब जोरों पर थे, तभी सीलो के लड़का हुआ था और मास्टर जी भागवंती और तारा का बधाई, यानी जो मास्टर जी थी भागवंती और तारा का बधाई देने जाना जरूरी भी था। बाजारों के रास्ते जाना संभव नहीं था, इसलिए हिंदू गलियों के रास्ते सीलो के ससुराल शीशा मोती में बधाई देने गए थे। बच्चे के 40 दिन के हो जाने पर बाबूराम जोया ने लड़की की, यानी जो लड़की थी, लड़की को नाती सहित अपने यहाँ बुलवा भी लिए थे। वहां भी तारा के घर सब लोगों को जाना पड़ा था। तभी बच्चे को खूब प्यार कर तारा ने कहा था, हैरी सच तुझसे भी ज्यादा सुंदर है। एकांत अवसर देकर शीलो ने कह दिया था, सुंदर नहीं होगा तो क्या, फल बीज पर ही तो होगा। तुम्हारे यहाँ लाकर उसे दिखाऊंगी, देखूंगी फिर मुझसे कैसे नहीं बोलेगा। शीलो के बच्चे सहित आने की बात सुनकर गली भर की स्त्रियां भागवंती के यहाँ आ पहुंची थी। शीलो पहले से कहीं अधिक भर और निखर आई थी। सभी की आंखें उस पर जमकर रह जाती। चेहरे की लुनाई और आंखों में जोत बढ़ गई थी। पहले के नाप पर सिली कमीज और ज्यादा चुस्त हो गई थी। कमर पर कुछ भी अंतर नहीं। करतानों ने कटाच किया, अभी पहला जो है, पहले में तो बदन भरता है और होंगे तब देखना बेटी। तारा ने शर्मा कर मुंह दूसरी ओर कर लिया। भागवंती ने करतारों को डांट दिया, बेटिया वाली है तू, शर्म कर, देख कर तो बोला कर। करतारों चुप रही। इसका भी समय आएगा, समझो। अब क्या देर है, 2 दिन नहीं 2 महीने और हैं। भागवंती को क्रोध आ गया। फिटे मुंह तेरा, करतारो और भी जोर से हंसी। गली की औरतें चली गई तो सीलो गंभीर होकर भागवंती से बोली, चाची मैं तो एक और बात के लिए भी आई थी, सुनो। कल शीशे मोती से यहाँ मोहन उच्ची गली आए थे, बहुत घबराए हुए थे। उन्हें सोमराज बाजार में मिल गया था। स्कूल कॉलेज में इनके साथ पढ़ता रहा है ना। इनसे कह रहा था, सुना है कि तेरी साली मेरे लिए कहती है कि पसंद नहीं है, जरा पता लगा कर बताना। अगर ऐसा है तो घर बैठे, घर में तो बाद में बैठेगी, पहले मैं बाजार में उसकी चूड़ियां पकड़कर उसका मिजाज ठीक करूंगा। ऐसी कॉलेज में पढ़ने वालियों को हम खूब नचाना जानते हैं। सीलो ने चिंता से तारा की ओर देखा। तू क्या मोरी दरवाजे किसी जलसे में गई थी? कह रहा था उसने तुझे वो कहीं वहां देखा था। भागवंती ने सुना तो कांप गई और फिर गालियां देने लगी। ये झुट्टी चुगली लगाने वाले बच्चे पिटे, वो गालियां देती रही। लड़की ने कभी कुछ भी नहीं कहा, उसके मुंह में तो जबान ही नहीं है। और शीलो को संबोधन किया, बेटी तू तो मोहनलाल को अच्छी तरह समझा देना, लड़के का भ्रम दूर कर दे। हमारी इस गली के बेईमान तो किसी का भला देख नहीं सकते, ऐसा पड़ोस परमेश्वर किसी को ना दे। इन्हें 7 नरकों में भी जगह ना मिले। मोहनलाल आएगा तो मुझे बुला लेना, या मैं ही तेरे साथ सीसामती चली, मतलब सीसामोती जहाँ पे उसका घर है वहीं के पास का था, तो सीसामोती चल चलूंगी। तारा सांस रोके चुप बैठी रही थी, जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी।
उसे इन बातों में बोलना भी नहीं चाहिए था। भागवंती ने तारा की ओर घूमकर कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है तुझे गली से कहीं बाहर कदम रखने की, यानी तारा को डांट दिया, क्योंकि तारा अब अपनी फ्रेंड वहां पे सुरेन से मिलने जा ही रही थी। कुछ देर बाद पुष्पा ने अपनी खिड़की से तारा को पुकार कर कहा, अपनी बहन को यहाँ से ले आ, हम दोनों एक जैसी हैं, जरा बैठकर बातें करें। तू भी आजा। पुष्पा के भी फरवरी के अंत में सीलो से कुछ पहले ही लड़की हो चुकी थी। दोनों में सहलापा हो गया था। पुष्पा ने उसकी खातिर के लिए नौकर को भेजकर मिठाई मंगवा ली। तारा को बिल्कुल चुप देखकर सीलो बोली, क्या मुंह लटका लिया है? और पुष्पा को भी सोमराज की बात बताकर उसके सामने ही तारा को समझाना शुरू किया। उसे गुस्सा और किस बात का है? अड़िए, अरे तुझ पर मरता है तभी तो ऐसी बात करता है। मर जरा कड़वा तीखा ना हो तो मर्द ही क्या, जिसका जरा भी डर ना हो, जो कभी घुड़केगा नहीं, वो प्यार क्या करेगा? मर तो जरा शोक और अनख वाला ही जचता है। हमारी तो माधोदास है ना, तो पुष्पा कहती कि हमारे तो माधोदास ही है, हमेशा कब जुकाम सर्द गर्म का ही डर लगा रहता है, मेरा जी तरस आता है कभी वह बिगड़े या मैं रूठूं, कुछ मान मनोबल हो, रूठ कर दिन भर पड़े रहे, उसे तो पता ही नहीं लगता। समझी तो कह दिया, कुछ ना खाने से मेदे में गर्मी खुश्की बैठ जाएगी। अरे ये डॉक्टर को क्या बताऊं, पुष्पा ने गर्व की मुस्कान से कहा, पहले रुला लेंगे फिर मनाने के लिए ऐसा तंग करते हैं, बस तू रह नहीं दे। पुष्पा अपनी बातें सुनाती रही और शीलो अपनी रंगीली जेठ जेठानी के दोनों कहा हंस रही है, बेचारी तारा बीच में। समीप कोई बड़ी बूढ़ी थी नहीं, इसलिए तारा के लिए संकोच प्रकट करना जरूरी तो था नहीं, वह सुन भी नहीं रही थी। हंसती क्या, शीलो और पुष्पा का मन रखने के लिए एक दो बार यूं ही जो है ओठ फैलाकर दांत दिखा देती। शीलो ने खिड़की में से आकाश की ओर देखकर कहा, अच्छा अब उधर चले। तारा समझ गई, उसने साथ दिया, हाँ चलो, मैं चौके में भी माँ की कुछ मदद कर दूं। भागवंती ने शीलो को दुलार से रोक लिया था, अभी नहीं जाना, रात की रोटी खिलाकर तभी ऊंची गली तक पहुंचाऊंगी। लाहौर पश्चिम में होने के कारण मई महीने में संध्या के 7 साढ़े 7 तक भी छतों पर खूब उजाला रहता। शीलो ने तारा के घर लौटकर कहा, चाची यहाँ कोठरी में काके की गर्मी लगेगी, मतलब काके को गर्मी लगेगी बच्चे को, मैं इसे लेकर ऊपर छत पर बैठती हूँ। तो भागवंती ने कहा, हाँ हाँ, अनुमोदन किया और उषा को पुकारा, अरे जाओ ऊपर एक खाट पर दरी खेस बिछाकर काके के लिए बिस्तर बिछा दे। उषा ने नवजात भांजे के चाव में तुरंत सब कुछ कर दिया। शीलू का 45 दिन का बेटा करवट लेने में असमर्थ नीले आकाश की ओर आंखें लगाए आकाश में न जाने क्या देख रहा था कि किलक कर उसका बिना दांत का छोटा सा मुंह खुलकर गाल चढ़ाते थे। कभी वो अपनी मुठ्ठियां और पाँव पर कर लेता। शीलू ये देख देख कर गदगद हो रही, तारा भी मुस्कुरा रही थी। शीलू ने फिर पूछा, अच्छा बता, क्या खूबसूरत नहीं है जो इसे कैसे गोद नहीं लेगा, मुझसे कैसे नहीं बोलेगा? नीचे से विजय की ऊंची पुकार पुकार सुनाई दी, पापा जी। शीला भेड़ाई अपने काके को लेकर। तारा सहसा उठी और सीलो को छत पर अकेली छोड़कर जीना उतर कोठरी में आ गई। जीने के उस ओर से उसे रतन की पुकार सुनाई दी, भाई फुलके बन गए हो तो दे दो, खा लो। मिला दही का उत्तर सुनाई दिया, हो जाता है अभी हो जाता है, तू पहले सीलो के काके को तो देख, बहन पहले तारे बच्चे को लेकर आई है। रतन ने दरवाजे पर आकर पुकारा, मासी जी। तारा सामने पड़ गई थी, उसी ने उत्तर दिया, शीलो और काका ऊपर छत पर हवा में है। रतन के जीने पर तौल तौल कर कदम रखने की आहट आ रही थी, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं हो। तारा बरामदे में खाट पर जा लेटी थी, सोचने लगी, एक समय यह सीलों की आहट और गंध पाकर उसके लिए उड़कर जाता था, अब दूसरी बात है, पर इसने तो शीलो को कहा था चली चल। प्यार है तो सीलो गई क्यों नहीं? प्यार है तो हिम्मत करे, जिसके साथ मन का मेल नहीं उसके साथ क्यों रहे? इसे भी धोखा, उसे भी धोखा। रतन की जल्दी ही छत पर से उतर आने की आहट आई। तारा को सीलो के व्यवहार से घृणा थी, परंतु रतन ने क्या कहा ये जानने को कौतूहल भी था। तारा ऊपर गई तो सीलो आंवल सा आंखें पोत रही थी। क्या हुआ? तारा ने पूछा। सीलो की रुलाई फूट गई। बताना, तारा ने आग्रह किया। नहीं मानता, सीलो ने सिसक कर कहा। हाथ भी नहीं लगाया? क्या कहा? कहता है अब भी चली चल, मैं सब बात के लिए जिम्मेदार हूँ, चाहे कुली बनकर तुझे पालूं। तूने मेरा बच्चा दूसरे के हाथ दे दिया, तूने दगा किया है। कहता है ये कोई मोहब्बत की चाल है? मोहब्बत की तो निभानी चाहिए। ठीक तो कहता है, तारा के मुंह से निकल गया। तुझे ठीक लगता है? अपने पर नहीं बीती है ना, इसलिए। बीतने क्या है, जो नहीं अच्छा लगता उसके साथ क्यों रहे? तारा बोली। ठीक तो कहता है, मोहब्बत करे तो हिम्मत भी करे, निभाए। मैं नहीं निभा रही हूँ, शीलो ने क्रोध लग दिखाया। मैं ही तो दौड़ दौड़ कर आती हूँ, भाग तो वही रहा है। डर तो तू ही रही है, तारा ने संकोच होकर मतलब उसको बोलती कि डर तो तू ही रही, वो तो हिम्मत दिखा ही रहा है, तुझे उससे मोहब्बत है, उससे बच्चे है तो उसी के साथ जाना चाहिए। नहीं, ये बच्चा जो था उसकी शादी हुई थी, लेकिन ये बच्चा रतन और
शीलो का था। तू ही मोहब्बत को पाप बना रही है। तो शीलो कहती, क्या बेढंगी बात करती है तू। शीलो खींच कर बोली, मोहब्बत का धर्म अपनी जगह, घर बार का धर्म ब्याह अपनी जगह। मोहब्बत की तो रीत ही ऐसी चली आई है, बड़ों ने भी यही सिखाया है। कृष्ण महाराज जी की गोपियों से, राधा जी से प्रेम था तो क्या उनके लिए रुक्मणी जी को छोड़ दिए। कुब्जा के साथ रहे थे तो भी अपना घर तो नहीं छोड़ा था वो। हीर रांझा सभी की ये रीत ही रही है, बेसब्र होकर भाग चलना। इधर भी कलंक लगाया, उधर भी। यहाँ कोई भले मानुसों का ढंग नहीं। परमेश्वर ने जहाँ जो कुछ दिया संतोष से अपना भाग मानना चाहिए। सीलू ने गहरी सांस भर भर के तारा को उपदेश दे डाला। तारा ने सीलू को गंभीरता से बात करते कभी सुना नहीं था। शीलू की बात से तारा का समाधान क्या होता। वो उसकी अनपढ़ समझ का ख्याल कर उसे बहस भी नहीं करती। उसी के स्तर से बात करने के लिए बहुत साहस कर पूछ लिया, तुझे अच्छा नहीं लगता तो मोहन से कैसे प्यार कर लेती है। अच्छा क्या नहीं लगता, उसका हक है। उसने कहा, मैं बाज आई ऐसे हक से। मतलब वो कहती है, तारा मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। तारा ने दोनों कान पकड़ कर कहा, उसके हक का ख्याल है तो रतन से क्यों लगाई हुई तेरी। छोड़ इसे। तू भी क्या बात करती है, आग और प्यार कोई जानबूझकर गले लगाता है क्या। अरे ये प्यार तो ऐसी चीज है कि भगवान भी बस में हो जाता है। हम तो मनुख हैं, यानी मानुक है। अड़िए तू मेरा मुंह ना खुला, तेरा मैं नहीं जानती, बाकी कौन नहीं करता। मैं बाबूजी माँ सबकी बातें जानती हूँ। कोई खेल खिलाकर छोड़ देता है, जो छोड़ दे दिल लगी है और पाप है। मैं तो जिंदगी के साथ धन निभा दूंगी। तू मुझे क्या समझती है। तो अपने मम्मी पापा की भी कहानी वो बताती इसी में। तारा उषा और हृदय को लेकर सीलो को उसके घर छोड़कर लौट रही थी। उसका मन भारी था। सोच रही थी, यह ऐसी चोरी और धोखे को ही तो धर्म बनाया है। मैं तो ऐसा नहीं सह सकती। आज ही कुछ फैसला कराती हूँ। परंतु ये असमय आ मरी। मतलब वो जाने वाली थी ऐसा से मिलने के लिए। पूरी 8 बजे के लगभग घर लौटा था तारा और उषा सीलो को ऊंची गली पहुंचाकर अभी नहीं लौटे थे। भागवंती जयदेव को बताने लगी कि उसके जाने के बाद सीलो अपने काके को लेकर आई थी। बच्चों को लेकर पहली बार आई थी, मैंने 2 रुपए सगुन के उसके हाथ दे दिए। ठीक किया ना। भागवंती जयदेव को बड़ा हो गया समझकर ऐसी बातों की सूचना दे देती। तुम जानो ये सब जानना अदालत की बात है। पुरी ने अनुमोदन कर दिया। बात ही बात में भागवंती ने मोहनलाल और सीलो द्वारा सुनाई गई सोमराज की कहानी भी बता दी। तारा को मैंने सीलो के कहने से उसे ऊंची गली तक छोड़ जाने के लिए भेज तो दिया, परंतु ऐसी बातों से मेरा कलेजा कांप जाता है। भागवंती बात कर रही थी तो जीने में कई कदमों के ऊपर चढ़ने की आहट हुई और सबसे आगे तारा ही आ गई। भागवंती बड़ी लड़की के सामने ही तारा को सुना देने के लिए कहती गई, मैंने तो इससे कह दिया है कि उसे गली से निकलने की जरूरत नहीं है, अब कोई बच्चा थोड़े ही है। इसका क्या मतलब हुआ। जयदेव ने माँ को टोक दिया। हमारी लड़की हमारे घर में है, उसके आने जाने पर एतराज करने वाले वे कौन है। तारा को जाना होगा तो मैं अब उनके साथ जाऊंगा, देखूंगा कौन रोकता है। उन लोगों को मेरी चाल ढाल अच्छी नहीं लगती तो क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। उनके दुनिया में क्या और लड़कियां मर गई हैं। तारा ने फर्श की ओर देखकर इतना कह डाला और क्रोध में दीवार की ओर मुंह कर बैठी। भागवंती ने आतंक से खुल गए और अपने ओठ पर हाथ रखकर डांट दिया, कुड़िए तेरी मत मारी गई है, देख तो इसे। पुरी ने तारा की बात के विरोध या समर्थन में कुछ ना बोलकर माँ को भोजन देने के लिए कह दिया। ऐसा उत्तर देते समय पुरी के मस्तिष्क में सोमराज का अनाधिकार चेष्टा के प्रति आपत्ति के लिए अन्य कारण भी था। उस दिन रेत की नींव के अनुवाद का काम लेकर जब पुरी कनक के साथ लॉरेंस गार्डन में देर तक रह गया था तो लौटते समय कनक ने अनुरोध किया था, तुम्हें मेरी कसम है अभियो ना तरसाना। अगर घर पे नहीं आना चाहते तो सप्ताह में कम से कम 2 बार निस्बत रोड पर या कहीं मिल जाया करो। कोई दूसरा समय और स्थान होगा तो डॉक से लिख दूंगी, डाक से। तुम भी लिफाफे में लिख देना कहाँ पे आना होगा। उस संध्या अदायरा मुनव्वर में 6:30 बजे बात समाप्त करवा जल्दी जल्दी निस्बत रोड पर पहुंचा था और उसने पूरी सड़क के 2 चक्कर लगाए थे परंतु कनक नहीं मिली थी। पुरी के लिए यह ऐसा दूसरा अवसर था। पहली बार उसने मंगल के दिन माल रोड पर सुबह 11 बजे मिलने के लिए लिखा था, कनक नहीं आई थी। दूसरी बार शुक्रवार 6:30 और 7 के बीच निस्बत रोड पर मिलने के लिए कहा, तब नहीं। इस बार भी उसे असफलता लगी, कनक का पत्र भी नहीं आया। उसे शंका हो रही थी कि क्या कनक पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं क्या। कनक के स्नेह का विश्वास पाकर पुरी के विचार फिर बदल गए थे। उसे कुंठा अनुभव हो रहा था कि लड़कियों पर ऐसे प्रतिबंध यौवन की आवश्यक स्वतंत्रता के लिए कितना असहनीय है। पूरी को उत्तर से मां चुप रह गई, परंतु तारा का भी माथा ठनका। उसने भाई के सहानुभूतिपूर्ण उत्तर को बदलती स्थिति का संकेत समझा। लड़की हमारे घर में है तो सगाई टूट जाने की परवाह न करने की बात कहा गई। तारा बहुत देर तक सोचती रही। इस घर से उसे निकाल देने की तैयारियां बहुत तेजी से हो रही है। मास्टर जी गांव के घर के मकान का अपना हिस्सा बेच देने और प्रोविडेंट फंड से उधार लेने की बात भी दोहराते रहे थे। मुझे कुएं में धक्का दे सकने के लिए अपना सर्वस्व भी स्वाहा करेंगे। मैं इन्हें ऐसी ही भारी हो गई हूँ। अब भाई को उस विषय में कुछ कहने का साहस भी नहीं है। मुझे जो कुछ करना है अभी करना होगा। दूसरे दिन तारा की नींद खुली तो वही विचार उसके मन में फिर था, मानो नींद में भी वही बात सोचता रहा हो।
पूरी कनक से मिलने में 2 बार असफल होकर स्वयं बहुत परेशान था। वह उसके घर जाकर स्थिति जानना चाहा, परंतु बिना कारण गिरधारी लाल जी के यहाँ चले जाना भी सम्मानजनक उसको लगा नहीं। जाने के लिए उचित कारण का पर्दा जरूरी था। उचित कारण यही सूझा कि आधा उपन्यास समाप्त करके पंडित जी को दिखाने के लिए जाए। ये ख्याल भी आया कि आरंभ करने से पहले ही वो 100 रुपये अग्रिम दे ही गया है, तो आधा काम समाप्त कर देने पर कम से कम आधे का पारिश्रमिक 48-40 तो और दे ही सकेंगे, नहीं तो 100 रुपये का उधार ही उतर जाएगा। पूरे इतिहास की पुस्तक का काम 3 दिन के लिए स्थगित कर आधा उपन्यास समाप्त कर देने के विषय में तारा से सहायता के लिए बात करना चाहता था कि तारा ने स्वयं ही आकर संकोच से गुनगुनाते हुए कहा, भाई कल तो मैं ग्वाल मंडी नहीं जा सकी। नरेंद्र भाई से कहा ना होता तो कोई बात नहीं थी, और बहुत शर्म आ रही है आज, कैसे हम मतलब कि समझाए। तो उन्होंने कहा, सुनो, पूरी बोला, आज रहने दो, सुबह शाम लगकर रेत की नींव कर डाले तो परसों तक आधा समाप्त कर सकते हैं। फिर मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। मैं आधी पुस्तक गिरधारी के यहाँ दे आऊंगा। अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत करने की कल्पना से तारा के मस्तिष्क में चक्कर सा आ जाता और शरीर सिहर उठता। पूरी को पुस्तक से लिखाते समय बार बार पंक्ति से उखड़ जाती। कल्पना करने लगती, भाई जब उसे लौटाने के लिए सुरेंद्र के मकान पर जाकर उसे ना पाएंगे तो क्या होगा, माँ और मास्टर जी की क्या अवस्था होगी। पर इन्हीं लोगों ने विवश कर दिया है। मेरे इतनी बार कह देने पर भी ये लोग मेरा बलिदान कर देने पे ही तुले हैं, तो मैं क्या करूं। मेरे गले में फंदा कैसे आ जा रहा है, तो मैं आत्मरक्षा के लिए क्यों ना भोगूं। इसमें इन लोगों को अभी भला कैसे होगा। मुझे घर से निकालने के प्रयत्न में अपना मकान बेचना और कर्जा लेने से तो बच जाएंगे, वरना भाई बहनों का होगा क्या। ये भी सोचती कि संभव है परसों लौट आना पड़े और फिर असद किसी दूसरे दिन बुलाए तो एक बार फिर घर से बाहर जाने का उपाय सोचना होगा। रेत की नींव का आधा भाग 5 तारीख संध्या 6 बजे के लगभग समाप्त हो गया। पूरी एक आवश्यक काम के लिए प्राय घंटे भर के लिए गया और लौटकर अनुवाद को दोहराने बैठ गया। अनुवाद में वो कोई भी त्रुटि नहीं रहने देना चाहता था। दूसरे दिन भी सुबह जयदेव ने इतिहास की पुस्तक का काम न कर अनुवाद को दोहरा डाला। दोपहर बाद 4 बजे का समय ठीक समझकर वो तारा के साथ ग्वालमंडी गया। साधुराम की गली से आगे तारा सुरेंद्र का वहां निकल गई। ऐसा ही वह चाहती भी थी। पंडित गिरधारी के यहाँ पुरी के आने का प्रकट प्रयोजन अनुवाद के संबंध में बात करना था, इसलिए उसने दफ्तर के दरवाजे से प्रवेश किया। पंडित जी टेलीफोन पर बात कर रहे थे। बात कागज की व्यापारी से हो रही थी। पंडित जी ने पुरी को सामने की कुर्सी पर बैठने का संकेत दिया। ये बात समाप्त हो जाने की प्रतीक्षा में चुप बैठा रहा। उसके कान बैठक की ओर से आहट के लिए सतर्क थे। आहट मिलने पर उसने एक बार घूमकर बैठक में नजर भी डाल ली। कदम आगे बढ़ चुके थे। कनक थी या कंचन, निश्चय नहीं हो पाया। टेलीफोन पर व्यस्त होने के कारण पंडित ने पुरी का उचित स्वागत नहीं किया, इसलिए टेलीफोन रखकर उन्होंने मुस्कान से उसे संबोधन किया, कहो बरखुरदार, और उसकी सेहत के बारे में अनेक प्रश्न किए। पुरी ने मेज पर रखी हुई अनुवाद की लिपि का बस्ता अपनी ओर खींच कर कहा, पंडित जी मैंने आधी पुस्तक का अनुवाद कर डाला है, आप चाहे तो देख सकते हैं कैसा हुआ है। तर्जुमा लाए हो इतनी जल्दी, देखें। पंडित जी हाथ बढ़ाते हैं। पंडित जी ने पुरी से फाइल लेकर पहला पृष्ठ आधा पढ़ा, 15-20 पृष्ठ पलट कर आधा पृष्ठ पढ़ा, 20-25 पृष्ठ पलट कर फिर एक पैरा, ऐसे ही अंत का भी पैरा पढ़कर फाइल को मेज पर रखकर पंडित जी ने संतोष प्रकट किया, खूब, बहुत अच्छा, जुबान सलीस है, बरखुरदार, माहिर कलम हो, क्या कहना, वेरी गुड। पंडित जी ने चश्मा उतार कर सामने मेज पर रख दिया और छत की ओर देखते हुए पल भर अपने सिर के महीन कतरे केसों को सहलाते रहे और सहसा पुकार लिया, विधिचंद भाई, उस टाइटल का क्या हुआ। सुबह से एक टाइटल ही छप रहा है, अब तक रंग नहीं मिल पाया क्या। ये लोग कर क्या रहे हैं। भाई तुम बाइसिकल जाकर लेकर खुद क्यों नहीं देख लेते, जाओ ना, एक बार जाकर देखो, सावनमल से मालूम करो आखिर परेशानी है क्या। ब्लॉक में खराबी है तो मशीन को क्यों रोके हो सुबह से, दिस इज नॉट प्रॉपर, जाकर पता लेता हूँ जी। वे विधिचंद उठकर चला गया। पंडित जी फिर पल भर अपने केसों पर हाथ फेरकर पुरी की ओर देखकर बोले, ट्रांसलेशन इज वेरी गुड बरखुरदार, तुम तो ओरिजिनल लिखने वाले हो, तुम्हारे लिए ट्रांसलेशन क्या मायने रखता है। फॉर यू ये इज वेस्ट ऑफ टाइम। अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए पहले अपनी स्टोरीज मैगजीन में दो, देन कम आउट विद ए नॉवेल। एक अच्छा मदद करने वाला पब्लिशर होना चाहिए। पंडित जी विचार में मौन रहकर अपनी थोड़ी रगड़ने लगे। पुरी को अपने भविष्य के प्रति पंडित जी की सहानुभूति, चिंता और सुझाव अच्छे लग रहे थे। अनुवाद तुमने बहुत जल्दी कर डाला, पंडित जी ने फिर सराहना की। आप चाहे तो मैं 1 सप्ताह में रात दिन लगकर पूरा कर दूं। पुरी ने उत्साह से उत्तर दिया, नो नो, इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से, जब फुर्सत मिले, जब दिल चाहे तब करना, अपने शौक के तौर पे करो। ये तो टेक्स्ट बुक का सीजन है, हम अगर उसे शाया करें तो अक्टूबर नवंबर से पहले तो किसी हालत में सोच ही नहीं सकते। पुरी को पंडित जी की इस बात की ध्वनि अच्छी नहीं लगी। पंडित जी कहते गए, हाँ यदि रुपए की जरूरत हो तो अनुवाद की ऐसी कोई फिक्र नहीं, बिना हिचक के यू कैन कम टू मी। स्पष्ट हो गया कि अनुवाद देने का प्रयोजन केवल पुरी की सहायता करना था, परंतु पंडित जी का ढंग अपमानजनक नहीं, अपनेपन का था। पुरी
पुरी इस अपनेपन का क्या विरोध करता? पंडित जी ने एकाग्रता के लिए सामने पड़े कांच के एक पेपर वेट का हाथ में थमा लिया और उस पर दृष्टि गड़ाए बोले, तुम अपने ही आदमी हो, इसलिए तुमसे बात करना चाहता था। इट इज गुड यू केम। पुरी सतर्क हुआ। कनक के बारे में पंडित जी ने बहुत धीमे स्वर में कहा। पुरी का सांस रुका, मानो उसका और कनक का संबंध और भाग तुला में कांटे पर तुल गया हो। पंडित जी का एक शब्द उसके भाग के पलड़े को गिरा या उठा सकता था। पंडित जी पेपर वेट को और जोर से दबाकर मौन हो गए और निश्चय के स्वर में अंग्रेजी में बोले, तुम शुरू से कनक को अपनी छोटी बहन की तरह माना है तुमने, और उस संबंध को निभाने का उत्तरदायित्व तुम पे है। पंडित जी ने एक ही वाक्य में पुरी के संपूर्ण उत्साह और विरोध शक्ति को भी सोख कर उसे निस्सार कर दिया। वे अंग्रेजी में ही बोले, उसकी आयु केवल 20 वर्ष है। 20-21 की आयु क्या होती है? मेरा मतलब, जिस प्रकार की समस्याएं आज हमारे लड़के लड़कियों के सामने आ रही है, उन्हें सुलझा कर चल सकने के लिए अनुभव चाहिए। उसने बीए पास कर लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। दिमाग अच्छा है, कुछ लिख भी लेती है, उसके लिए तुम्हें भी क्रेडिट है। लेकिन यह सब किताबी ज्ञान है। जानते हो, इस आयु में भावुकता की प्रधानता रहती है और बाद में पछतावा होता है। तुम खूब समझते हो, हैं। पंडित जी पुरी के मौन को समर्थन का अर्थ देने के लिए हंस भी पड़े। तुम तो लेखक हो, तुम्हारी कल्पना व्यापक है, तुम तो समझते हो। पुरी सब समझ गया। उसका दम घुट रहा था। पंडित जी के शिष्टता और अपनेपन में लिपटे शब्द उसके कपाल पर नमदे में लिपटे हुए हथौड़ों की तरह पड़ रहे थे। पुरी को कुछ कहने का अवसर ना देकर पंडित जी अंग्रेजी में कहते गए, ये सब स्वाभाविक मानवीय निर्बलताएं होती हैं। एक समय लड़के लड़कियां रोमांस के आवेग में न आकर समझकर उसे जीवन समझ लेते हैं और रोमांस में बहने लगते हैं। रोमांस की इच्छा तो स्वप्न होती है। इट इज जस्ट अ ड्रीम। ऐसे भोलेपन की बातों को महत्व देकर उन पर भरोसा कर लेने से जुबान में कट्टा आ जाती है। तुम तो समझते ही हो, और समय से पूर्व कही गई बातों का कुछ अर्थ भी नहीं होता। पुरी के आत्मसम्मान ने विरोध करना चाहा। क्या कहना, केवल 21 वर्ष की आयु की तोतली जीवा से कही गई भोलेपन की बातें, और मैं भोली चिड़िया को फंसाने वाला व्याध हूँ क्या? पंडित जी अपनी बात के विरोध का कोई असर न मानकर और बोले, माना कि ये आयु विवाह के लिए कम नहीं कही जा सकती। आसपास हमारे रिश्तेदार 16-17 में विवाह कर देते हैं, परंतु वो विवाह होता है माता पिता के निर्णय से। स्वयं चुनाव निश्चय कर सकना दूसरी बात है, एजेंट इट? और फिर विवाह तो एक सामाजिक और आर्थिक वस्तु भी है। वह सामाजिक और आर्थिक चौकटों के बाहर जाकर बिखर जाएगी। जीवन के अभ्यासों का भी बहुत महत्व है, समझते ही हो। यू नो वेरी वेल, यू आर वेरी वाइज। पंडित जी ने अभी पुरी के बोलने का अवसर नहीं दिया। मैं सामाजिक व्यवहार में अस्वाभाविक प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हूँ। तुम जानते ही हो, तुमने स्वयं देखा है, मैं व्यर्थ में संकोच का वातावरण उत्पन्न करना उचित नहीं समझता। परंतु यदि कोई भ्रम हो जाने या भ्रम बढ़ने की संभावना हो तो समझदारी से काम लेना चाहिए। और फिर ऊट पटांग बातों के फैलने से क्या लाभ? तुम्हें लोग जानते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा है। ऐसे ही कनक को काफी लोग जानते पहचानते हैं। लोग उंगलियां उठाए तो अच्छा नहीं। मुझे अपनी रेपुटेशन और रिस्पेक्ट, नाम सम्मान का स्वयं ख्याल है। पूरी क्रोध से, रुधे कर्ण से कहे बिना ना सका कुछ भी। ऑफ कोर्स, उसने कहा। ऑफ कोर्स, सर्टनली, निश्चय। मैं जानता हूँ तुम बहुत जिम्मेदार नौजवान हो। और पंडित जी ने विश्वास भी प्रकट किया कि तभी तो तुमसे कह रहा हूँ, इस मामले में कुछ बात बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। अपने और बहन के इंटरेस्ट में कुछ समय के लिए तुम कनक से मिलना बिल्कुल छोड़ दो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पूरी की गर्दन लटकी। कुछ क्षण सोचकर अपना पूरा साहस एकत्र कर उसने कहा, क्षमा चाहूंगा यदि वे अपने आत्मसम्मान को ध्यान में रखकर इस विषय में मैंने कोई पहल नहीं की थी, परंतु मैं एक तरह से वचन दे चुका हूँ। ओहो, ओ ना, पंडित जी ने टोक दिया। तुम पर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इस तरह के वचन या बात ये बचपन के उमंग में तो हो जाना स्वाभाविक सी बात है। फॉरगेट इट, यानी भूल जाओ। मैं तो फ्यूचर इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, भविष्य के हित की। मेरा मतलब है जो सुटेबल यानी उपयुक्त नहीं उसे बचा जाए। वाई गेट इन ट्रबल? क्यों तुम समस्या में पड़ोगे? पंडित जी ने पुरी को बहुत ही शिष्ट भाषा में अनुपयुक्त बताकर उसका अपमान किया। वो तिलमिला उठा, बोले बिना रह नहीं पाया। आप अपने विचारों के अनुसार जो चाहे सुटेबल या अनसुटेबल समझ सकते हैं, परंतु क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके विचारों में सुटेबल अनसुटेबल की कसौटी है क्या? आप किस प्रकार व्यक्ति को जांचते हैं? अब इनके पिता गिरधारी बोलते, ओहो, ना ना। पंडित जी ने दोनों हाथ हिलाकर इंकार किया। बरखुरदार, मैंने तो पहले ही अर्ज किया, तुम प्रतिभावान हो, मेहनती हो, जिम्मेदार आदमी हो। मेरा मतलब तो ऑल राउंड सिचुएशन हे स्टंट्स, ए क्लास, कन्वेक्शन, कनेक्शन, पूरी परिस्थितियां, स्तर, श्रेणी, समझ, सब कुछ से। यू अंडरस्टैंड? आई मीन, जो सुटेबल नहीं उससे बचा जाना चाहिए। तो पुरी कहता, आपका मतलब है केवल धन से? पुरी गर्म हो उठा। आप शायद बहुत धनी होंगे, लेकिन मैं कभी बिने
बुलाए आपके मकान पर तो आया तक नहीं। आपके घर में पढ़ाता रहा हूँ परंतु उसके लिए फीस मंजूर नहीं की। आपको अनुवाद नहीं चाहिए, मैं 100 वापस कर दूंगा। आपको मेरा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। कनक को भी मैंने नहीं बल्कि उसने ही। पंडित जी का चेहरा देखकर पूरी अपने आप को वस कर मौन हो गया। पंडित जी बहुत संयम स्वर में उर्दू में बोले, बरखुरदार, मुझे अजहद अफसोस है कि तुमने मुझे गलत समझा। मैं तहे दिन से तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मैं तुम्हें अपना अजीज और दोस्त ख्याल करके तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा एहसान कबूल कर रहा हूँ और तुमसे मदद की दरख्वास्त कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे नौजवान के लिए 100 रुपए की क्या बात, वह तुम्हारी एक दिन की उजरत होनी चाहिए। तुम जब कहो हाजिर कर सकता हूँ। नो सर, थैंक यू वेरी मच, पुरी ने दृढ़ता से कहा। लेकिन अगर आप इजाजत दे तो मैं कनक जी से एक बार कुछ मिनट के लिए बात कर सकता हूँ कि आपके आइडियाज, आपके ख्याल क्या है। तो गिरधारी कहते, ओहो बरखुरदार, पंडित जी ने टोकर उत्तर दिया, एक बार क्या, तुम 100 बार बात कर सकते हो, तुम्हारी बहन है। क्यों नहीं, लेकिन इस वक्त मेरा मतलब है, इस वक्त ठीक नहीं, क्योंकि वह अपनी गलती के लिए केवल शर्म और परेशानी महसूस करेगी। और मैंने कहा ना, ऐसी बातें भूल जाना ही ठीक है। नमस्ते, पुरी ने कड़वे स्वर में कहा और अनुवाद को मेज पर छोड़कर उठकर चल दिया। नमस्ते नमस्ते बरखुरदार, उसके दरवाजे से निकल जाने तक पंडित जी कहते गए। अपने विचार में पंडित जी ने पुरी का दिल नहीं दुखने दिया था। पूरी नया हिंद पब्लिकेशन के दफ्तर से निकला तो उसका सिर घूम रहा था। बहुत तेज चाल से वह बिना सोचे समझे अमृतधारा रोड पर नरेंद्र के मकान की गली के सामने पहुंच गया। उसे अपने ऐसी मानसिक उत्तेजना में किसी के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगा। वह कुछ देर आगे केले वाली सड़क पर निकल गया। उसका मस्तिष्क उबल रहा था। मैं तो जानता ही था कि यही होना है, इसलिए मैं उधर नहीं आया। अब गलती के लिए शर्म और परेशानी हो रही थी। व्यर्थ मुझे विश्वास दिलाकर मेरा अपमान कराया। अपने साहस की इतनी डींग मारती थी तो इस समय सामने क्यों नहीं आई। मैं तो समझ गया था उसे खेल चाहिए था। पहले क्या नहीं करती रही है। मैं ही विश्वास करके मूर्ख बना। फिर सोचा, क्या उस संध्या लॉरेंस गार्डन में भी उसका व्यवहार छल मात्र था। संभव नहीं, जान पड़ता तो क्या पिता से इतनी जल्दी डर गई, सुबुद्धि आ गई। वह किस आशा और बल पर आगे बढ़ी थी। पूरी इस प्रकार सोचता अपना क्रोध मन में चबाता स्टेशन तक पहुंच गया और फिर लौटा। तारा आई तो सुरेंद्र ने लड़ाई से उसका स्वागत किया। चल मेहंदी, यानी बुरी लड़की, मैं नहीं बोलूंगी तुझसे। भाई ने तो मेढे की शाम को कहा था, तो दो दिन बाद आई। यह तेरे 2 दिन हुए, दफा हो। तारा उत्तर देना चाहती थी परंतु आप विराम बोलती सुरेंद्र ने उसे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। ना आप किसी के जाए ना किसी को बुलाए। अपनी माँ को सुनाते हुए सुरेंद्र बोली, ऐसी घोटू है माँ की, इसकी किताबों के पन्ने ही घिस गए हैं। हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास होती है, अपना घर गली किसी को नहीं बताती कि लोग आकर पढ़ने नहीं देंगे। उन्हें चाय लस्सी पिलानी पड़ेगी। माँ तुम भी आज इसे कुछ मत पूछना। चुप रहा मैडी, कुछ नहीं पूछूंगी, सुरेंद्र की माँ ने उत्तर दिया। वो क्या मेरी बेटी नहीं है? लायक लड़की है, लायक लड़कियों का यही तरीका होता है। ये तेरे भाई और तेरी तरह तो है नहीं, शहर भर के जत्थेदार बनते फिरे। और तू नगर नाउन। माँ तू भी इसकी तारीफ करने लगी? सुरेंद्र ने आपत्ति की। ये बड़ी गहरी है, वशीकरण जानती है, सभी के दिल चुरा लेती, इससे बचकर रहना। सुरेंद्र ने तारा की ओर कटाक्ष किया। माँ उठकर चल दी। तुम बहने बहने लड़ो, मुझे क्या। बेटी तू भी इस गर्मी में लाल गर्म पानी पिएगी? शरबत बना लेती हूँ, फाल से रखे हैं। इसे क्या जल्दी है माँ? सुरेंद्र ने कहा। ये क्या मेहमान है, इसे जरूरत होगी अपने आप कहेगी। तारा ने बताया कि वह तो परसों ही आ रही थी परंतु उसकी बहन पलोठी का लड़का लेकर आ गई थी। फिर कैसे आती, सब मालूम है हमें, सुरेंद्र ने तीखे कटाक्ष और धीमे स्वर से कहा। क्या? जिस मतलब से आई है क्या? तारा ने विस्मय प्रकट किया। जानती हूँ क्यों, सुरेंद्र ने कहा। रोज यहाँ आकर इंतजार करते हैं तेरी। आज भी सुबह आए थे, आज कह रहे थे एक दिन और देख ले, ना आई तो मुझे साथ ले जाकर पता करेंगे। उन्हें तेरी गली और मकान तो मालूम ही है। कौन? तारा ने माथे पर विस्मय की त्योरियां डालकर कुछ ऊंचे स्वर में कहा। हाय मैं सत की बलिहारी, कैसे बनती, इतनी गहरी डुबकी लगाती, चुट्टी कहीं की, मोतियों से झोली भर ली, अब रखेगी भी छिपा कर। बताना पहलिया क्यों बुझा रही है? तारा ने झुझलाहट दिखाई। कौन पूछ रही थी? स्नेह, गुड्डू। अच्छा, मेरा इतना भी विश्वास नहीं? सुरेंद्र ने आंखें दिखाई। तेरे पांव पड़ती हूँ अड़िए, बताना, तंग ना कर। तारा ने हार मानकर विनय से कहा। मेडे के दिन किससे कहा था सुरेंद्र के यहाँ आऊंगी? तारा ने झेप कर दब कर कहा। किससे? तो फिर बैठी रहे, मैं संदेश नहीं दूंगी। सुरेंद्र ने अंगूठा दिखा दिया। तारा का चेहरा लाल हो गया। दरी पर अपने साथ सटकर बैठी सुरेंद्र के पांव की ओर देखकर चढ़ाकर उसने कहा, बता ना अड़िए, तेरे पांव छूती हूँ। हाँ छू पाओ, ननद ने कहे। उसने कहा कि ननद का? गंभीर बनकर सुरेंद्र बोली, मेरा हक है। हाय बेशरम, क्या बक रही है? तारा ने आंखें दिखाई। क्यों, असद भाई ने मुझे सगी बहन बना लिया है। इस बार राखड़ी यानी राखी पर मुझसे राखी बंधवाने आएंगे, कह रहे थे। बहनें बांधती हैं तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। तारा हाथ की मुट्ठी पर थोड़ी रखकर चुप रह गई।
बताना क्या परेशानी है, सुरेंद्र ने पूछा। असद भाई सोच सोच कर आधे हुए जा रहे हैं। क्या बताऊं, तारा ने कहा। कोई उपाय हो तो बात करूं। ऐसी क्या बात है, कुछ आइडिया दे दो, सोचा जाए। एक बार उनसे बात कर लूं, फिर सब बता दूंगी। हमारा कुछ विश्वास नहीं, सुरेंद्र ने ताना दिया। है क्यों नहीं, पर इस समय ऐसी बात है, बुरा ना मानना बहन मेरी। जैसे तू चाहे। इस समय किसी तरह नहीं मिल सकते, तारा ने गहरी चिंता से पूछा। इस समय भाई असद और प्रद्युम्न दूसरे लोगों के साथ रेलवे वर्कशॉप गए होंगे। वे लोग रोज वर्कशॉप में गेट मीटिंग करते हैं, रात 8 बजे तक लौटते हैं। भाग्य मेरा, कल आना। किस समय आएगी? नहीं आ पाऊंगी। क्यों? ये सब लंबे झगड़े हैं। आज भी भाई लाकर छोड़ गए हैं, वे लाए तभी आ सकूंगी। ऐसी भी क्या बात है? तारा ने सोचा। रेत की नींव के शेष पृष्ठ 30 पृष्ठ नित्य के हिसाब से 11 तारीख तक समाप्त हो जाएंगे। उस दिन फिर शायद भाई अनुवाद देने आ जाए। बोली शायद 12 तारीख इसी समय यत्न करूंगी। कुछ देर दोनों दूसरी बातें करते रहे। सुरेंद्र बताने लगे कि लुधियाने से उसकी सगाई की बात आई है। कोई एक कैप्टन है। मैंने माँ से इनकार कर दिया। माँ कहने लगी आखिर तुझे शादी करनी है या नहीं। भाई कहने लगे माँ तुम अभी रहने दो, जब वो खुद 10 बार कहे तभी करना। हाय, मुझे बड़ी शर्म आई। फिर दोनों प्रद्युम्न और जुबेदा के संबंध में बात करने लगे। नरीन सा गली में सा पुकार सुनाई दिया। भाई आए हैं, तारा ने कहा और गली में खुलती खिड़की की ओर बढ़ गई। सुरेंद्र भी उसके साथ गई। आ जाइए ना, सुरेंद्र ने नीचे देखकर उत्तर दिया। सुरेंद्र और तारा पूरी के लिए जीने की ओर बढ़ी तो तारा ने सुरेंद्र की बाह थाम कर कह दिया, तू भाई के सामने कह देना जरूर आने के लिए। पूरी के कदमों की आहट ऊपर पहुंच गई थी। तारा चुप हो गई। तारा ने भाई से पूछा, बहुत लंबी चौड़ी बात हुई क्या? पंडित जी ने बहुत सा पढ़कर देख लिया, कैसा लगा उन्हें? सुरेंद्र पुरी को सोफा कुर्सी लगे कमरे में ले गई। लगा तो अच्छा ही, पुरी ने सुरेंद्र तारा संकेत की कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अच्छा ही क्या? तारा ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, अच्छा लगा। पुरी ने बात समाप्त करने के लिए पूछा, नरेंद्र नहीं है? वे लोग तो इस समय रोज गेट मीटिंग करके रेलवे वर्कशॉप जाते हैं, सुरेंद्र ने उत्तर दिया। बहुत बड़ा काम किया है उन लोगों ने, पूरी रुमाल से माथे का पसीना पोंछते हुए बोला। भाई जी चाय पियेंगे या कुछ और? सुरेंद्र ने पूछा। नहीं नहीं, इस समय नहीं, पी कर आया हूँ, पुरी ने उत्तर दिया। वाह, हम दोनों तो इसी प्रतीक्षा में थे कि आप आएंगे तो एक साथ पियेंगे। ये सोचा ही नहीं कि कनक के पिताजी बिना मिलाए कैसे छोड़ेंगे। उन्होंने पीठ पर हाथ फेर कर कहा होगा, बरखुरदार बेटा जी, वाह वाह, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी बहनें क्या कहेंगी? तुम्हारी बदौलत कन्नी और कंची एक प्याला हमें भी दे देंगी। कनक के फादर हैं बहुत अफेक्शनेट। पूरी मुस्कुरा कर चुप रह गया। सुरेंद्र कहती गई, पी भी आए तो क्या हुआ, 2 प्याले से अधिक तो पसीना बह गया। पूरी और तारा लौटने लगे तो सुरेंद्र ने तारा से पूछा, अब बता कब आएगी? और पूरी की ओर देखकर कटाक्ष किया, भाई साहित्यिक लोग तो साहित्यों से ही बातें करना पसंद करते हैं, हम ठहरे जाहिल। भाई जी ग्वाल मंडी के बाजार की सड़क साधु राम की गली तक ही तो नहीं है, उसके आगे यहाँ जीवा की गली भी है। तारा भाई जी को जरूर साथ ले आना। तुमने कब कहा और मैं नहीं आया? पूरी बोले, रोज ही आता था। हाँ, इन दिनों काम का बोझ जरा ज्यादा है। काम का बोझ साधु राम की गली के लिए हल्का हो जाता है, सुरेंद्र ने फिर कटाज किया। तारा ने ओट काट कर मुस्कुराहट दबा ली। पंडित गिरधारी का भी तो बोझ है ना, आज हल्का कराया हूँ। पूरी ने सुरेंद्र के परिहास को तथ्य में बदल दिया। जीने से नीचे आकर सुरेंद्र ने तारों को संबोधन किया। अच्छा, 12 तारीख को ना आई तो ठीक नहीं होगा, याद रखना। तारा ने मन ही मन सोचा, आखिर बट्टी यानी जाटनी ही है, कहा तो था परसों चौथ के लिए, कुछ पहले के लिए कहती, मैंने 12 कह दिया तो इसे भी वही रट रट लगाई थी। रास्ते में पूरी चुप था। तारा ने पूछ लिया, कनक का क्या हाल है भाई? अब की बार उसे जरूर मिलूंगी। मालूम नहीं, मुलाकात ही नहीं हुई, पूरी ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तारा कुछ समझ नहीं पाई। अनुमान प्रकट किया, हो सकता है कहीं बाहर गई हो। अनुबाद के बारे में क्या कहा कनक के पिताजी ने? तारा ने फिर पूछा। तारीफ की तो शेष भी मैं समाप्त करवा दूंगी, 4-5 दिन में हो सकता है, फिर तुम इतिहास की पुस्तक में पूरा समय दे पाओगे। तारा 12 तारीख के दिन पूरे सुरेंद्र से कहने की भूमिका बांध के आई थी। उस अनुवाद की अब कोई आवश्यकता नहीं, पूरी ने बात समाप्त कर दी। क्यों? इतना रोचक उपन्यास है, तारा ने विस्मय प्रकट किया। गिरधारी तो ऐसे बात कर रहा था जैसे उपन्यास का अनुवाद केवल मेरी सहायता के लिए दिया हो। ऐसी मेहरबानी मुझे नहीं चाहिए, पूरी के स्वर में तीखापन था। मेहरबानी के लिए उनसे प्रार्थना किसने की थी? तारा ने भाई के क्रोध से सहयोग दिया, परंतु चिंता में डूब गई कि ग्वाल मंडी की ओर जाने का अब क्या उपाय होगा। तारा के घर में बाबूराम जोया के संचालन में दहेज जुटाने का काम बहुत चिंता और तत्परता से हो रहा था। इस काम में योग देने के लिए सीलो भी आ जाती थी। इतने छोटे बच्चे को पीछे छोड़ आने से उसे जल्दी लौटने का व्यग्रता भी होता, इसलिए साथ ही ले आती। तारा की अपने दहेज की तैयारी के प्रति उपेक्षा सीलो को अच्छी नहीं लगती। वो बार बार इसी प्रसंग पर बात करने लग जाती, अच्छा भला जवान है, अच्छा भला घर है। माँ भी तारा के सहयोग न देने पर खिन्न होकर जली कटी सुनाने लगती। बात बढ़कर बवंडर हो जाता और अभी भाई के साथ कभी कभी बाहर निकलने का जो अवसर था वो भी हाथ न जाए, इसलिए तारा बार बार
कहा जाने पर भी छोटे-मोटे कामों में हाथ बटाने लगती। मन ही मन सोचती बाद में ये लोग जाने क्या-क्या कहेंगे और अपना समाधान कर लेती। यही लोग तो मजबूर कर रहे हैं मेरे पीछे, चाहे जो कहें। पूरे दिन तारा में ये परिवर्तन देखा। उसे कुछ आश्चर्य हुआ। ये कुछ बोला नहीं परंतु हल्का-सा बोझ उसके मन में हटता जान पड़ा। तारा के प्रति जिस अन्याय का प्रतिकार करने की सामर्थ्य उसमें नहीं थी, उस अन्याय का प्रतिकार करने के दायित्व से तारा उसे स्वयं मुक्त कर रही थी। उसने भी एकाध बार माँ और मास्टर जी से पूछ लिया, मेरे लायक कुछ करने को हो तो कह देना। माँ ने संतोष से कहा, सब कुछ तुम्हें ही करना है और करेगा कौन? तारा ने भाई की बात सुनी, ये भाई ने क्या कहा? एकदम बदल गए। उसके पांव तले की धरती फट गई और अंधकूप में गिरी। उसने निराशा के उठते गहरे श्वास को दांत बीज कर दबा लिया और मन निश्चय कर लिया, मेरा कोई नहीं तो मैं स्वयं ही रास्ता खोजूंगी। करने दो इन सबको तैयारियां। मानसिक यंत्रणा से बचने के लिए तारा ने मन को समझाना चाहा, इन सब चिंताओं से लाभ क्या है, ये सब सोच सोच कर दुखी क्यों हूँ। परंतु भुला देने का यत्न करने पर वो बात मन में और भी आग्रह से उठता। भाई ने ये क्या कहा? अभी 2 दिन पूर्व ही क्या आश्वासन दे रहे थे? स्वयं मन ने तर्क किया, झगड़े से बचने के लिए मैं भी तो चुप कर सहयोग देने का दिखावा कर रही हूँ। भाई भी शायद यही कर रहे होंगे। भाई क्या असली बात नहीं जानते? तारा ने इस तर्क से संतोष पाया। जयदेव पंडित गिरधारी की धूर्तता से अपने आत्मसम्मान पर आघात पाकर उनका मुख नहीं देखना चाहता था, परंतु कनक के आत्मसमर्पण और प्रतिज्ञाओं की उपेक्षा कर उन्हें भुला देना भी उसके लिए सहज नहीं था। उसका अनुमान था कि कंचन या कनक उसे दफ्तर में बैठा देख गई थी। ये विश्वास कर लेना कठिन था कि उसके दफ्तर में आने की सूचना कनक को ना मिली हो। कनक ने आगे बढ़कर उस बैठक में आने के लिए क्यों नहीं कहा? क्या कनक इतने ही दिन में पिता के उपदेशों से इतनी बदल गई है? यानी उसको लगा कि इतनी उपेक्षा भाव से क्या उसको ये सूचना नहीं मिली होगी? क्या लोग ठीक ही नहीं कहते कि स्त्री का भरोसा करना मूर्खता है? पुरी का मस्तिष्क खोलते हुए तेल की तरह उबल रहा था। क्या मेरा अपमान कराने के लिए ही उसने मुझे अनुवाद का काम दिलाया? यह योजना था। विश्वास नहीं होता, परंतु यदि उसने यह सब किया है तो मैं ही उसे ठुकराऊंगा। एक बार उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब मुझसे मिलने में लज्जा और परेशानी अनुभव होने लगी है। ओफ नारी! एक बार कनक से जवाब तलब किए बिना रह सकना पुरी के लिए असंभव था। पुरी कनक से भेंट उसके घर के बाहर ही करना चाहता था। अपने सम्मान के विचार से वह चाहता था कि कनक ही आगे बढ़कर उसे मिले। कनक को ऐसा अवसर देने के लिए पुरी एक दिन प्रातः 9 बजे ही इतिहास की पुस्तक का आवश्यक काम छोड़कर साधुराम की गली में कनक के मकान के सामने से गुजरकर चोपड़ा से मिलने लगा। मन की गहराई में बैठा कोई विश्वास या अहंकार कह रहा था कि कनक उसे देखकर मिलने आए बिना रह नहीं पाएगी। ट्रिब्यून का उपसंपादक चोपड़ा पुरी का पुराना परिचित था। पुरी ने उसे ट्रिब्यून के पुस्तकालय से एक रिपोर्ट ला देने का अनुरोध भी किया था। उस संध्या भी वह उस काम से उस गली में गया था और अगले दिन संध्या फिर लौटा आने के लिए भी गया। उस संध्या गली में पाँव रखती ही कंचन बाहर जाते हुए दिखाई दे गई। कंचन ने उसे साधारण परिचय के मुस्कुराहट से नमस्ते कर दिया और आगे बढ़ गई। अपने दरवाजे के सामने से गुजरते देखकर भी भीतर आने का निमंत्रण न देना, इससे बढ़कर पुरी के लिए और क्या अपमान हो सकता था। पुरी ने समझ लिया उसका अपमान करने की अभिसंधि में पूरा परिवार मिला हुआ था। कंचन की उपेक्षा की दृष्टता से उसका वह खून की घूंट निकल गया। उसने अपने अपमान का प्रतिकार करने के लिए कनक से जवाब तलब करने और उसे अपने सामने सिसक सिसक कर रोते हुए देख लेने की प्रतीक्षा की। दूसरे दिन लगभग 10 बजे होंगे। पूरी ऊपर बरसाती में बैठा इतिहास की पुस्तक का काम कर रहा था। भागवंती सिलाई का काम आरंभ कर सकने के लिए चौका समेट रही थी। तारा बरामदे में चटाई पर बैठी अपनी पुस्तकें खोली चिंताओं में डूबी हुई परीक्षा के लिए पढ़ने का प्रयोजन कर रही थी। स्थगित हुई परीक्षा में अभी 2 सप्ताह का ही समय शेष रह गया था, परंतु तारा जानती थी परीक्षा वो दे नहीं पाएगी। उसके घर के लोग तो बाधा डालेंगे और फिर वह 12 मई की बात जाने कहाँ होगी। जहाँ भी होगी परीक्षा देने की अवस्था में नहीं। उसके जीवन को किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। तारा भाई की पुकार सुनाई दी और साथ ही पुरी ने कहा, एक गिलास जल तो पिला दे। भाई के हाथ में खुला हुआ कलम था, जैसे लिखते लिखते प्यास के खड़े अकस्मात कोई बात याद आने कर उठकर नीचे आ गए हों। उस दिन पंडित गिरधारी से मिलकर लौटने के बाद से तारा भाई के व्यवहार में कुछ विचित्र बेचैनी थी। पुस्तक से दृष्टि उठाकर तारा ने भाई की ओर देखा। तुम सुरेंद्र के यहाँ जाना चाहती थी? भाई ने पूछा। तारा ने हामी भरी। अच्छा तो संध्या 4 या 5 तक चली चलना। तुम कनक से भी तो मिलना चाहती थी। पूरी तारा के लिए लाए गए गिलास से जल पीने लगा। तारा भाई का अभिप्राय समझ गई। कनक का समाचार जानना चाहते हैं और सुरेंद्र ने तो 12 तारीख कहा था। उनसे भी उसने 12 कह दिया होगा। आज कौन मिलेगा? झिझकते हुए बोली। भाई सुरेंद्र ने आज के लिए नहीं, परसों यानी 12 तारीख के लिए कहा था। पूरी ने आधा पिया गिलास मुख से हटाकर उदारता से उत्तर दिया, मुझे आज उस ओर से जाना है, कनक से आज मिल लेना। 12 को सुरेंद्र क्या हो आएंगे? एक दिन में 2 जगह जाने से लौटने में देर भी तो हो जाएगा। तारा 12 मई की निश्चित दिन सुरेंद्र के यहाँ पहुंच सकने के लिए भाई की इस सब तरह की सेवा और सहायता के लिए तैयार थी। जानती थी दोनों का प्रयोजन एक से ही होने पर
दोनों की स्थिति में अंतर था। भाई निधड़क उससे सहायता ले सकता था, उसे अपनी इच्छा की भाई की इच्छा बनाकर ही काम निकालने की मजबूरी थी। सोचती साधारण स्वतंत्रता के अभाव में चतुरता की ऐसी मजबूरी ही नारी का चरित्र कहलाती है। यानी जो साधारण स्वतंत्रता जो नहीं, उसको आजादी मिल रही है, अब आजादी नहीं है तो उसको चतुराई ही दिखाना पड़ेगा ताकि उसको किसी भी बहाने मिलने का मौका मिले। तारा को तारा कहने को तो अब भी जिद बांधे बैठी थी कि वो जरूर परीक्षा देगी, पर मन ही मन जानती थी पूरे परिवार के विरोध में परीक्षा देना संभव नहीं है। अपने मन में भी परीक्षा देने के बजाय उसने दूसरा निश्चय कर ही लिया था। पुस्तक पर आंखें गड़ाए बैठे रहते नहीं बनता था। चिंताओं से मन में बहुत उद्विग्न था, इसलिए वो कोठरी में माँ पुष्पा और मेला देवी के साथ बैठकर उनकी बातचीत सुनती, अपने दहेज के किसी कपड़े पर बकिया करती जाई। पूरे बरामदे में चटाई पर बैठा अपना लिखाई का काम कर रहा था। उसके पीठ के पीछे बैठी चटाई पर झुकी उषा अपना स्कूल का काम कर रही थी। पूरी ने तारा को पुकार लिया, तारा चलना है तो उठ, 4:30 बज रहे हैं, मेरा प्रेस किया कमीज और पतलून भी दे दे। तारा ने हाथ का काम छोड़ दिया, मेला दे के हाथ से प्रेस करके रखे हुए भाई के कपड़े दे दिए। भाई ने भी माँ के सामने ही उसे तैयार होने के लिए कहा। उसे स्वयं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। उसने रसोई में जाकर मोरी और मुंह धोया और कपड़े बदलने से पहले कंघी करने लगी। कोठरी में दूसरी स्त्रियों के बैठे होने के कारण पूरी ने बरामदे में ही कपड़े बदल लिए। वो जूतों के फीते बांध रहा था कि चौंक कर उसके मुख से निकला, है ये क्या? अगदा-बम्बा यानी आग बुझाने का इंजन। उषा ने चटाई से गर्दन उठाकर उत्तर दिया। दूर से छीड़-छाड़ टन-टन सुनाई दे गई और सहसा दूरी में विलीन। कहा, बहुत दूर? कोठरी में से मेलादेवी ने अनुमान किया। तुम्हें जहां जाना है हो जाओ। क्या है? उषा कौतूहल दमन ना कर सकी। छत के जीने पर उसके तेज कदमों की धमधम सुनाई दी और तुरंत ही उसकी पुकार, तारा माँ, मासी देखो देखो। सब लोग हाथ का काम छोड़कर छत की ओर भागे। तारा हाथ में कंघी लिए ऊपर चली गई। पूरी भी उसके पीछे पीछे गया। पूर्व की ओर आकाश में बहुत ऊपर तक घना धुआं सा छा गया। जयदेव का मकान बहुत ऊंचा था नहीं, सामने कई 3 मंजिले मकान पड़ रहे थे। सामने के ऊंचे मकान के पीछे बहुत दूर काले भूरे धुएं कबल खा खा कर उमड़ते घुमड़ते बादल आकाश की ओर उठ उठ कर ऊपर फैलते जा रहे थे। धुएं के जितने बादल आकाश उठ रहे थे, उससे अधिक नीचे से उमड़ते चले आ रहे थे। उषा ने अपनी छत से चिल्ला चिल्लाकर करतारों और राम प्यारी को आग का तमाशा देखने के लिए पुकारा। स्त्रियां आग के स्थान का अनुमान करने लगी। किसी ने कहा शायद स्टेशन, दूसरी ने कहा दिल्ली दरवाजा, किसी ने कश्मीरी मोहल्ला या अकबरी मंडी। पुरी ने अकबरी मंडी के अनुमान का समर्थन किया और बोला, आग तो बहुत बढ़ चुकी है, देर से लगी हुई है। उषा ने पुष्पा को सुझाया, चलो बहन जी, धनों की छत से देखें, वहां से ज्यादा दिखाई देगा। उन दोनों के पीछे पीछे सब लोग नीचे उतर आए। कोठरी में आकर पुरी ने चिंता से तारा की बात की, चले या ना चले, आग अपने आप लगी है तो एक बात है, वरना। नीचे गली से दीवानचंद की ऊंची पुकार सुनाई दी, शामो शाम। उसी सांस में उसने गली में खेलते हरिपीतो दे को ललकार दिया, खबरदार कोई गली से बाहर नहीं जाए, कर्फ्यू हो गया है। शाम की माँ ने अपनी खिड़की से पति को उत्तर दिया, तुम जल्दी से बाजार में देखो, शाम जरा मिठाई लेने मुकुंद लाल की दुकान तक गया है। भागवंती मेलादाई तुरंत अपनी खिड़कियों से पुकार उठी, भाई क्या क्या हुआ? दिल्ली दरवाजे बहुत दंगा हो गया और अकबरी मंडी में भारी आग लग गई है। बाजार में पुलिस आ गई है, कर्फ्यू हो गया है, दीवानचंद ने उतावली में बताया और अपने लड़कों को ढूंढने बाजार की ओर लपक गए। मास्टर जी 15-20 मिनट पहले गोपाल सा की हवेली में ट्यूशन पढ़ाने चले गए थे। गोविंद राम, टीकाराम, बिरमल दफ्तरों से नहीं लौटे थे। उनके लौटने का समय हो रहा था। विजय और रतन भी घर पर नहीं थे। दूर से लाउडस्पीकर आवाज भी सुनाई दे रहा था। जो शब्द थे वो समझ ना जा सकने के कारण समझ में भी आ गया कि कर्फ्यू हो गया है। लगभग 3 सप्ताह से कर्फ्यू का बिगल और लाउडस्पीकर का ऐसा सब सुनाई नहीं दिया था। सब इस तरह घबरा कर अपने अपने दरवाजे के चबूतरे पर आ गई। पुरी ने माँ से कहा, मैं जाकर पिताजी को ले आता हूँ। वैसे उससे हवेली में क्या डर है? भागवंती का हृदय दहला, परंतु इनकार भी नहीं कर पाई। बहुत अनन्य के स्वर में समझा, देख काका, होशियारी से जाना, इधर मच्छी अड्डे की तरफ से मत जाना, मछुआली हरिचरण की पौड़ियों से होकर जाओ, उधर से ही लौटना। मिला देवी बोली, विजय शायद मेठा गया है, अपने मामा के यहाँ ही रह जाए तो अच्छा ही है, पर पिता मिले बिना शांति कैसे मिलेगी? रतन को तो तुम जानती हो कितना बेपरवाह है। प्रत्येक माँ का ख्याल था कि उसी का बेटा सबसे असहाय और असुरक्षित है। प्रत्येक को अपने पुत्र और पति की चिंता थी। एक एक करके सब आते गए। जिस स्त्री का बेटा पति आ जाता वह चुपके से ऊपर जाकर रसोई के काम में लग जाती। मर्द चबूतरे पर बैठकर सुनी हुई बातें सुना रहे थे। कुछ स्त्रियां अपनी खिड़कियों में बैठी सुन रही थी। जयदेव और मास्टर जी भी आ गए। बिरमल ने बताया, केवल माल रोड खुली है, निस्बत रोड, अनारकली, ग्वाल मंडी सब जगह कर्फ्यू है। इतना बड़ा कर्फ्यू पहले कभी नहीं लगा। डॉक्टर प्रभुदयाल ने कहा, मैंने अस्पताल फोन करके पूछा था, 70 जख्मी पहुंच चुका है, ज्यादा हिंदू ही हैं। पूरी गोपाल से क्या
फोन पर सब ओर से खबरें आने के कारण बहुत कुछ सुनाया था। उसने बताया रेलवे वर्कशॉप में 1 बजे की छुट्टी में बड़ा जबरदस्त बम फटा, 3 मर गए और 22 आदमी जख्मी हो गए हैं। वर्कशॉप बंद हो गया है, मजदूर जिधर जिधर गए दंगा फैलता गया, अब दंगा रुकना मुश्किल है, पुरी ने जानकारी से बताया। रेलवे यूनियन के 45,000 मजदूर अब तक दंगे की खिलाफ थे, उन्हीं के दम से इतने दिन शांति रह सकी, अब तो वे लोग पागल हो गए हैं। शाह जी कह रहे थे अकबर मंडी में करोड़ 1.5 करोड़ से रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया है, अभी पूरी आग बुझी कहाँ है। सब हिंदुओं का ही नुकसान है। घसीटा राम ने एक लंबी सांस खींची। हजारों का गल्ला तो पहले ही लूट लिया मुसलमानों ने, 2-2 बरस का राशन उठा कर ले गए। मास्टर जी ने जयदेव से रह गई बातें भी बताई। उन्हें तो लूटने का बहाना चाहिए, दीवान ने बोला। बम जिसने फेंका बुरा किया, मास्टर ने बोला। परमेश्वर तो भाई सबका एक ही है, उसका नाम चाहे जिस तरह से लो, गोविंद ने समर्थन किया। भगवान की चर्चा ने बहस को समाप्त कर दिया। पूरी ऊपर गया तो तारा को देकर उसने फिर दंगा बढ़ने की बात कही और बताया पार्टी के लोग वर्कशॉप में रोज गेट मीटिंग के लिए जाते हैं। तारा को असद के भी वर्कशॉप जाने की बात याद आ गई और मन पर आघात सा लगा। पूरी कहता गया वे लोग तो 4 साढ़े 4 तक आ जाते हैं, पहले दंगा हो गया तो कैसे गए होंगे। तारा चुप रह गई, मन में सोच रही थी कि मार्च में कर्फ्यू लगता था तो 2-2 दिन कर्फ्यू रह जाता था। देखिए कल क्या होता है, मेरी किस्मत अगले दिन के लिए उसने क्या क्या सोच रखा था। रात कोठरी में खूब गर्मी हो रही थी, पर छत पर सुहावनी हवा चल रही थी। इस बरस मास्टर जी के परिवार को गर्मी में छत पर सोने की सुविधा हो गई थी। बाबू गोविंद के यहाँ रतन बिजली का एक और पंखा ले आया था और वे सब लोग कमरों में ही सो सकते थे। अब मास्टर जी, जयदेव, हरी, तारा और उषा सभी के लिए खाटे डालकर सोने की जगह हो गई थी। पूरी प्राय रात में भी घंटे 1.5 घंटे इतिहास की पुस्तक का काम कर लेता था। वो खुली हवा में बिजली का टेबल लैंप रखकर काम कर रहा था। मन की विक्षिप्त अवस्था में काम में लग जाना ही मन को संभालने का साधन था और शीघ्र काम समाप्त कर गौस मोहम्मद से 500 रुपए भी लेने की उम्मीद थी उसको। अकबरी मंडी की दिशा में आकाश अब भी काफी गंदा था। हवा का रुख कुशोर होने के कारण वायु में चिरौन नहीं अनुभव हो रहा था। मास्टर जी और हरी एक बड़ी खाट पर लेट कर सो गए थे। एक छोटी खाट पर तारा अपनी ओढ़नी ओढ़े सो रही थी। उषा के लिए लेट पाने के लिए बटाई बिछाकर सो गई थी। एक खाट पर दरी का टुकड़ा छिपाकर मुन्नी को सुला दिया गया। एक खाट पूरी के लिए खाली पड़ी थी। भागवंती अभी 11 बजे भी नीचे कुछ संभाल कर रही थी, काम कर रही थी। है मास्टर जी की घिघियाई हुई चीख सुनाई दी। काम में सिर झुकाए पूरी ने गर्दन उठाकर देखा, उसकी खाट के समीप ही पड़ा एक बड़ा सा जलता हुआ पलीता आ पड़ा था। पलीते से तेल और राल की गंध आ रही थी। पूरी ने समीप लाकर देखा, पलीता बांस की घड़ी हुई छड़ी के सिरे पर बंधा था। तारा, पानी ला पानी, पूरी ने पुकारा। क्या है चौका, तारा ने पूछा। तुरंत पानी लेने नीचे गई। पूरी ने छड़ी से पकड़कर पलीते को चारपाइयों से दूर छत पर बनी सणास के पास रख दिया और सणास की दीवार से ईंट लेकर आग को दबा दिया। उसने जीने में जाकर रतन को पुकारा। समझ में आया, जलता पलीता तीर में बात कर कमान से फेंका गया है। पूरी ने लैम्प झुकाकर कहा, शायद या रोशनी देखकर ही किसी ने यहाँ आग लगाने के लिए पलीता फेंका हो। वाह देखो, तारा ने पुकारा। जलता पलीता बधे पूर्व की ओर जाते एक तीर की ओर हाथ उठा दिया। पूरी और रतन ने पुकार पुकार कर सब घरों को सावधान कर दिया कि छतों पर पानी भरी बल्टियां रख ले। मोची दरवाजा बाजार की गली के लोग तीरों में पलीते बांध कर आग फेंक रहे हैं। तारा ने टोका, वाह वो तीर तो मोची दरवाजे की ओर ही गया। ओ मोम, मास्टर जी की नींद से चौक पड़ने से प्रबल आघात लगा। उनका हृदय अभी वेग से धड़क रहा था। वे शांति पाने के लिए भगवान का स्मरण कर रहे थे। ओ मोम तत्सत, प्रभु तू ही तू। क्या हुआ, क्या बात है? खुशहाल सिंह, टीका, दीवान, प्रभु दयाल अपने अपने मकानों से पुकार कर पूछने लगे। गोविंद, मेला देवी, भागवंती छत पर फेंकी गई आग देखने के लिए आ गए। किसी भी क्षण फिर आग फेंकी जा सकती थी, इस विचार से उनके भी हृदय कांप रहे थे। जयदेव बोला, यह नमाज पर बम फेंकने का बदला है। मेरा देह ने कहा, बेड़ा गर्क हो ऐसे जालिमों का जिन लोगों ने रब का नाम लेते आदमियों पर बम फेंका। उन्हें ये नहीं मालूम कि हम गरीब लोगों पर क्या बीतेगी। छिप छिप कर आग लगाने वालों से भगवान ही समझे। भागवंती ने दुहाई दी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हम पर क्यों फेंक रहे हैं? आग फेंकने वालों को क्या मालूम कि आग हमारे घर पर आ रहा है। रतन ने अपने विचार में सांत्वना दी। हाँ, तारा ने धीमे से कहा, उन्हें तो मतलब है कोई घर जले, उन्हें तो कुछ जलाने से बस मतलब है। मेवाराम 2 छतें लांग कर आ पहुंचा। उसने भी सांत्वना दी। भाई, लड़ाइयाँ होती, जंग होते तो फिर सब कुछ होता है, ये तो राक्षसों का काम है, आदमियों का नहीं। गोविंद बोले। उत्तर पूर्व के कोने की ओर से हो हाय हाय और चीख पुकार की आवाजें सुनाई दी। बहुत सा धुआं उठने लगा। स्पष्ट था कि किसी घर में आग लग गई है। सब लोगों की आंखें उसी ओर लग गई। रंग महल की ओर से आग बुझाने वाले इंजन की घंटी टन टन करती आ रही थी। गोविंद मेला नीचे के लिए घूम गए। भागवंती ने मास्टर जी, जयदेव, तारा और सीलो को कहा, तुम लोग नीचे ही चल चलो।
फिर भी तो कोई आग फेंक सकता है, इस बार तो परमेश्वर ने रक्षा की, कोई फेंकेगा तो हट जाएंगे, हमारे भी हाथ पांव हैं, जयदेव ने बोला। कुड़ियों तुम नीचे चले चलो, हमारे हाथ पांव नहीं है, तारा बोली। लो सुनो इसकी बात, भागवंती ने कहा। हाथ पांव तो सबके हैं, मेला देने जीने के दरवाजे से लौटकर समझाया, लेकिन पड़ोसियों के महीन दुपट्टों सलवारों का पछड़ा भी तो साथ है। जल मर भी जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, तारा खाट पर बैठी रही। मुंह बुरा हो तो भी बात बुरी ना कहे, भागवंती ने क्रोध किया। मुंह क्या अच्छा हो जब किस्मत ही बुरी है, तारा ने मुंह घुमा लिया। माँ कह रही है तो चली चलो, भाई ने समझाया। मुझे यूं ही नींद नहीं आती, नीचे गर्मी में और भी मर जाऊं, तारा के स्वर में खिन्नता थी। रहने दो माँ, भाई ने बीच बचाव किया। खबरदारी के लिए किसी को भी यहाँ रहना चाहिए। मेवाराम अपनी छत पर लौट गया था। उसने पुकारा, अरे उधर देखो उधर, परी महल के पीछे देखो। उस ओर भी सुना, धुआं उठ रहा है, चीखे पुकार मची। सुनो यार रतन, बीर सिंह ने अपनी छाती से पुकारा, छत से पुकारा। वो ऊंचे स्वर को दबाकर गली पार से रहस्य के स्वर में बोला, तीर में बांध कर डब्बा नहीं फेंका जा सकता, मजा आ जाए। चुप रह गधे, रतन ने डांट दिया और जयदेव की ओर देखकर बोला, नादान की यारी जी का जंजाल। डब्बा क्या, तारा ने पूछा। देसी बम और क्या, जयदेव ने वितृष्णा से कहा और बोला, दूसरे लोगों ने और भी बड़ा डब्बा तुम्हारे यहाँ भेज दिया तो? रतन ने जयदेव से पूछा। मैं चटाई डालकर यहीं सो जाता हूँ। नहीं, ऐसी क्या जरूरत है, जयदेव ने उत्तर दिया। होगी तो पुकार लूंगा। मास्टर टीकाराम खुशहाल गोविंद ने तुरंत निर्णय कर लिया, दो दो आदमी एक गली के दाएं हाथ से दूसरे बाएं हाथ से सुबह तक दो दो घंटे का पहरा दें। दूसरी गलियों से सुनाई देती आवाजों से भी अनुमान था कि सभी लोग विक्षिप्त हो गए हैं। पुरी ने मास्टर जी की खाट खींचकर बरसाती के नीचे कर दी और स्वयं खुले में लेट गया। तारा और उषा अपने दुपट्टों से लेट गई। तारा की आंखों में नींद नहीं थी, वो ओढ़े हुए महीन दुपट्टों में से काली रात में झिलमिल तारों की ओर देख रही थी। दिल्ली दरवाजे, पीपल, भेड़े और परिमहल की ओर से चीख पुकारे आ रही थी। आसपास की छतों से सुनाई देते सब जान पड़ रहे थे कि सभी की नींद उछट गई और आतंक के कारण सब सो नहीं पा रहे। बीर सिंह की तीर में डब्बा बांध कर फेंकने की बात उसके मस्तिष्क में गड़ गई थी। सोच रही थी, ये लोग गरीब मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं। रतन और ये लोग पहले भी उनके मोहल्ले में जाकर बम फेंक आए थे, नमाज में भी फेंके थे और अब भी फेंकना चाहते हैं। मुसलमानों में क्या बुराई है। उसकी कल्पना में फल बेचने वाले राई और खाकी कपड़े पहले टांगा हाँकने वाले दिखाई देने लगे, जो भीड़ में दूसरों के चोट लग जाने की आशंका से पुकारते चलते थे, हट जा तेरे बच्चे जीवे। बीबी भेड़े यानी अच्छी बहन ओ माइसा, और दंगे से परेशान असद, मंजूर, जुबेदा, जुबेर। असद असद असद, कल ले चलने के लिए भाई ने मान लिया तो कम वक्त दंगा ही हो गया। भाई तो जब चाहे जा सकते हैं, मेरे लिए ही कठिनाई है। अभी खुद खुली हवा में लेटे हैं। लड़कियों के लिए ओढ़ लिपट कर लेटना ही जरूरी है, हर बात में मजबूरी। 11 मई दोपहर के बाद 4:30 बजे से लगा कर्फ्यू जो है 14 की सुबह 5 बजे समाप्त हो गया। शुक्रवार की संध्या और शनिवार रविवार भी मेहतरों के ना आने से लोग परेशान हो गए थे। गली में दीवानचंद घसीटा की भैंसों के गोबर का कीचड़ भर गया था। दैनिक पत्रों के आने पर पता लगा कि शुक्रवार दोपहर बाद से शहर में भयंकर रक्तपात और अनेक अग्निकांड हो गए थे। हरि रतनपुरी और बीर ने देखा है कि जब भी बाजार चौकों और गलियों के मुहानों पर पुलिस के सशस्त्र सिपाही मौजूद थे, रंगमहल के चौक में तो पुलिस कांटे बिछाए गए थे। पूरी ऊंची गली तक जाकर ताया जी का कुशल छेम पूछ आया था। सोमवार कर्फ्यू हट जाने पर भी मास्टर जी स्कूल नहीं गए, न हरी और उषा को जाने दिया। उनके नगर की चिंता करने से कुछ बन बिगड़ नहीं सकता था, इसलिए बच्चों की माँ से वही एक सदा चलने वाली बात ब्याह के खर्च के संबंध में कर रहे थे। प्रोविडेंट फंड से 1,000 रुपए उधार के लिए उनकी दरख्वास्त मंजूर हो गई थी, जो उनके पहले ही सप्ताह में रुपए मिलने वाले थे। दहेज के लिए सबसे पहले पीतल की बाल्टी में बंद सभी आवश्यक बर्तन एक साथ ले लेने का विचार था। तारा सुनकर भी नहीं सुन रही, तो उसको सुनकर भी उसको वो इग्नोर कर रही थी। वो सोच रही थी कि शायद ग्वाल मंडी में कर्फ्यू नहीं होगा, वो आए होंगे, अब फिर कोई दिन निश्चित करना पड़ेगा। पूरी का मन काम में लग नहीं पा रहा था। 11 बजे वह जरा स्थिति देख आने के लिए बाहर चल दिया और प्राय 1 घंटे बाद लौट रहा। तारा तंग जगह में सब लोगों की आंखों से बचने के लिए बरामदे में चटाई बिछाकर पुस्तक लेकर लेट गई। पूरी लौट कर उसके समीप दीवार से पीठ लगाकर बैठ गई और पूछा, क्या पढ़ रही हो? औरंगजेब का राज्यकाल दोहरा रही हूँ। पाठ्य पुस्तक में मैंने ये समाप्त कर लिया। अभी ग्वाल मंडी के चौक देखकर हालत देखने गया था। यूं तो शांति है पर आतंक बहुत है। स्त्रियां बाहर नहीं दिखाई देती, बस एक दो, वह भी मोटर। आज अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा, कल सही है। तारा ने हूं की संक्षिप्त स्वीकृति दे दी और सोचने लगी, अब तो फिर नए सिरे से कोई दिन निश्चय करना होगा। उसने 12 को इतना भरोसा से कहा था और 11 को अपने मैले हो गए कपड़ों का धोना भी जरूरी नहीं समझा। 12 को बाहर जा सकने के लिए एक के बजाय 2 सूट तैयार रखे थे। मंगलवार पूरी दोपहर में 12 बाहर जाकर सड़क बाजार की स्थिति देख आया और धीमे से तारा से कहा, 4 साढ़े 4 बजे तक हम चलेंगे। पुरी ने सालमी के बाहर आकर टांगा ले लिया।
ग्वाल मंडी और अमृतधारा तक जाने के लिए पुरी को टांगा ले लेने की आदत नहीं थी। साधु राम की गली के सामने पुरी ने टांगे को रोक लिया। तारा से उसने अंग्रेजी में कहा, तुम पहले कनक से मिल लो, ज्यादा देर नहीं लगाना। पंडित जी बात करे तो ये मत कहना कि मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। कनक अधिक रोके तो कह देना मैं बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तारा ने कहे गए शब्दों से कुछ अधिक समझकर स्वीकृति का संकेत दिया और गली में चली गई। पुरी ने बहुत सोच कर योजना बनाई थी, ये जानकर कि वो बाहर खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है। कनक कैसे नहीं आएगी, इस पर भी नहीं आएगी तो वो भी फैसला हो ही जाएगा। वो कनक और तारा की गली में से एक साथ लौटने के विश्वास में था। सोच लिया था कि जीवा की गली तो अब कुछ कदम पर ही है, तारा पैदल चली जाएगी, वो कनक को टांगे पर ले जाएगा। गिरधारी टापते रहे। वो कड़े से कड़े शब्दों में अपने अपमान के लिए कनक से जवाब तलब करने के लिए व्याकुल थे। उसकी कल्पना में कनक की आंसू बहाती आंखें दिखाई देने लगी। पुरी को भयंकर धक्का लगा। गली में से तारा अकेले लौटी। निराशा की चोट सी आ गई। मूर्ता में कोई प्रश्न भी नहीं कर पाया। तारा टांगे पर उसके समीप बैठकर बोली, क्या विचित्र लोग हैं, बैठक में कोई नहीं था, मैं आगर में चली गई। कनक की माँ ने बताया, कनक मॉडल टाउन में अपनी बड़ी बहन कांता के यहाँ गई हुई है। सुबह उसने पिताजी को फोन किया था, 4:30-5 तक आएगी। माँ मुझे पहचानती नहीं, तब भी कहा बल्ली यानी प्यारी बिटिया बैठ आती ही होगी। कुछ जलपान पी, मैंने कह दिया मैं फिर आ जाऊंगी। बाहर मेरा भाई टांगे पर प्रतीक्षा कर रहा है। मैं लौट रही थी तो कंचन जीने से उतर आई। अच्छी भली मुझे जानती है, पर अपरिचितों सी नमस्ते कर बोली, कहिए किससे मिलना है। कनक से मिलना है, मैंने कहा तो बोली वो घर पे नहीं है, मालूम नहीं कब आएंगी, विचित्र लड़की है। कनक के घर पे ना मिलने से तारा के प्राण संकट में फंस गए। सोचने लगे भाई साथ रहेगा तो वो क्या करेगी, क्या फिर अवसर व्यर्थ जाएगा। भाग्य ही अल पड़ रहा है, उसका मस्तिष्क चकरा गया। टांगे का घोड़ा समय के हिसाब से किराए पर लिए गए टांगे की धीमी चाल से टपटप अमृतधारा की ओर बढ़ता जा रहा था। पूरी गूढ़ चिंता में अधमुखी आंखों से सोच रहा था। टांगा जीवा की गली के सामने पहुंचा तो निश्चय कर चुका था। उसने टांगे को रुकने के लिए कहा, तारा से कहा तुम सुरेन से बातचीत करो, मैं उससे क्या बात करूंगा, कुछ देर में आकर तुम्हें ले जाऊंगा। तारा ने आश्वासन की सांस ली। अच्छा कहकर तेज कदमों से जीवा की गली में चली गई। पूरी ने कलाई पर घड़ी देखी, 5 बज रहे थे। कनक से मिल पाने का अवसर वो चूकना नहीं चाहता था, चाहे उसे सड़क पर ही रोककर बात करनी पड़े। कनक के 5 बजे तक मॉडल टाउन से घर पहुंचने की बात कनक की माँ ने तारा से कही थी। अमृतधारा की ओर से वापस लौटते समय बाजार में साधुराम की गली के सामने कांता की गाड़ी खड़ी दिखाई नहीं दी। मॉडल टाउन का रास्ता चौबुर्जी होकर जाता था। पुरी ने सोचा वो ग्वाल मंडी से निस्बत फिरोजपुर चौबुर्जी सावधानी से सब मोटरों में देखता हुआ जाए। इतने लंबे मार्ग में सामने आती कनक की बहन कांता के गहरे मटियाले रंग की साड़ी उसे कहीं दिखाई तो देगी। आंख मिलने पर कनक स्वयं गाड़ी रुकवाएगी। सामने दिखने पर वो रुकने का संकेत कर देगा, फिर चाहे जो हो। पुरी ने टांगे वालों को ग्वाल मंडी के चौक से चौबुर्जी की ओर चलने के लिए कहा। रास्ते पर जयदेव प्रत्येक सवारी विशेषकर प्रत्येक मोटर को ध्यान से देखता रहा। कांता की साड़ी या कनक कहीं नहीं दिखाई दी। कांता की गाड़ी अनारकली के रास्ते ग्वाल मंडी गई होगी या बहावल रोड की जेल के सामने वाले से ग्वाल मंडी की ओर भी हो सकती है। वो विवश होकर फिर टांगे पर ग्वाल मंडी की ओर लौट गया। ग्वाल मंडी के चौक में टांगा उसने छोड़ दिया, परंतु कनक से मिलकर बात कर सकने का प्रयास वो अभी छोड़ देना नहीं चाहे, मतलब कि वो अभी भी छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि मिल जाए वो। पुरी ने फिर अपनी कलाई पर समय देखा, 6 बजने में कुछ मिनट थे। सोचा यदि कनक किसी कारण से अब भी नहीं आई है तो और आधे घंटे तक उसे अवश्य ही आ जाना चाहिए। तारा को एक बार और उसके घर क्यों ना भेजा जाए। कनक की माँ ने तो उसे आने के लिए कह ही दिया था। जो भी हो, एक प्रयत्न और से ही साधु राम की गली के सामने इस बार पुरी को कांता की गाड़ी खड़ी दिखाई देगी। उसके कदम जीवा की गली की ओर तेजी से बढ़ने लगे। निश्चय कर लिया कि वो नरेंद्र के यहाँ ऊपर ना जाकर गली से ही तारा को तुरंत चली जाने के लिए पुकार लेगा। जीवा की गली में नरेंद्र सिंह के मकान के नीचे 2 बार पुकारने पर खिड़की में से सुरेंद्र की छोटी 10 बरस की बहन ने उत्तर दिया, भाई जी नहीं है। पुरी ने कहा, मुनि मेरी बहन तारा सुरेंद्र से मिलने आई है, उसे जल्दी नीचे भेज दो, कहना तारा का भाई नीचे बुला रहा है। बहन पीछे हट गई और कुछ पल बाद सुरेंद्र की माँ ने झाँक कर सूचना दी, सुरेंद्र और तारा तो घर में नहीं है, शायद पार्टी के दफ्तर में भाई को ढूंढने गए हैं। कब गई? पुरी को अप्रत्याशित आघात लगा। तारा आई तो यहाँ बहुत से लोग थे, वे सब साथ साथ चले गए। पुरी को खिन्नता अनुभव हुआ। ऐसी उत्कट आवश्यकता के समय तारा की सहायता न पा सकने के मन में झुंझलाहट हुआ। उल्टे पाव ग्वाल मंडी की चौकी ओर लौटा तो कोट बरता रहा। ये क्या तरीका है? उसने तो सुरेंद्र से मिलने के लिए कहा था, पार्टी दफ्तर में उसका क्या काम है। साधु राम की गली के सामने से कांता की गाड़ी चली गई थी। हो सकता है कनक को छोड़ गई हो। पुरी ने उपाय सोचा, तारा को तुरंत पार्टी ऑफिस
से साधुराम की गली तक लाकर स्वयं टांगे में प्रतीक्षा कर सकने के लिए उसने ग्वाल मंडी के चौक से फिर टांगा ले लिया। वो जेब में 4 रुपए डालकर आया था कि कनक को साथ ले जाकर किसी रेस्टोरेंट में बैठाकर पूरी बात कर पाएगा। सब पैसा टांगों पर ही खर्च हो जा रहे थे। मजबूरी भी थी। टांगे वाले से जरा जल्दी चलने का अनुरोध कर पूरी यथासंभव शीघ्र मैकलोड रोड पर पार्टी ऑफिस के सामने पहुंच गया। वहां टांगे से उतरकर नीचे 4 दीवारी से घिरे बंगले की ओर बढ़ रहा था कि फाटक में हीरा सिंह और परमानंद आते दिखाई दिए। तारा सुरेंद्र के साथ यहाँ आई थी? जयदेव ने पूछा। सुरेंद्र ऊपर है, हीरा ने उत्तर दिया। तारा तो असद को लेकर उसी समय लौट गई थी। तुमने ही तो असद को बुलवाया था। हाँ, पथराई हुई आंखों से देखते पुरी के मुख से निकला और सोचकर उसे कहना पड़ा हाँ, परंतु मुझे बहुत देर लग गई। अधिक प्रश्नोत्तर से बचने के पूरी टांगे पर आ बैठा, वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। मैंने बुलवाया असद को? कब? असद के साथ अकेली? ये क्या सुरेंद्र की संगत का असर है? मामला है क्या? दिस इज सैडी। ये क्या धोखा है? तारा क्या चाल चल रही है? एक बार ख्याल आया ऊपर सुरेंद्र से पूछे। सुरेंद्र ने भी यही उत्तर दिया तो पुरी को चुप देकर टांगे वालों को ही पूछना पड़ा। बाबू अब किधर चलेंगे? पुरी के मस्तिष्क ने समय पर साथ दिया। ख्याल आया कहीं भी गए हो तारा सुरेंद्र के यहाँ तो जरूर लौटेगी। टांगे वाले को उत्तर दिया अमृतधारा। टांगे वाले ने आदेश पाकर थोड़ी घोड़े को उल्टी दिशा में मोड़ा और चल बेटा भले हो तेरा आशीर्वाद देकर चल पड़ा। टांगा भी चल नहीं पकड़ पाया था कि पुरी ने विनस रेस्टोरेंट के सामने चौक कर टांगे वाले को आदेश दिया, जरा ठहरना। रेस्टोरेंट से तारा निकली और उसके पीछे असद निकल रहा था। तारा सुरेंद्र के मकान का जीना चढ़ रही थी तो बहुत से स्वरों के हंसने की गूंज सुनाई दी। भीड़ की संभावना ने उसके कदम शिथिल कर दिया। ऊपर जाकर देखा प्रद्युम्न हामिद जुबेदा स्नेह और सुरेंद्र भी थी, परंतु नरेंद्र और असद नहीं दिखाई दिया। सुरेंद्र ने तारा को आया देख अपने समीप आ जाने के लिए संकेत दिया। हामिद जुबेदा से कह रहा था तुम्हारा थैला पार्टी ऑफिस में रह गया है तो वहां से कर ले लेना। अरे भाई उसमें मेरा बुर्का है, जुबेदा परेशानी से बोली। भाटी दरवाजे के भीतर मोहल्ले में भी बुरके के बिना कैसे जा सकती हूँ? जब तक नरेंद्र तैयार होते हैं तुम साइकिल पर जाकर वहां से आओ। बहुत बीबे अच्छे भाई हो। ले आ। वो कहते कि ले आना यार जल्दी से। प्रद्युम्न ने हामिद की पीठ पर धौल मारकर शाबाशी दी और जुबेदा की बात का अनुमोदन किया। वह सुरेंद्र की ओर घूम गया। तब तक सुरेंद्र कौर, भेड़ जी हम गरीबों को एक एक प्याला चाय ही पिलवा दीजिए। ये कोई चाय का वक्त है? जुबेदा ने आपत्ति की। बिल्कुल चाय का ही तो वक्त है बेबे, जुबेद ने टोक दिया। वक्त भी है, प्रद्युम्न बोला। फिर हम बागवानपुरा जा रहे हैं। वहाँ हमारी बेबे यानी माँ या बड़ी बहन चाय लेकर बैठी होंगी। वहाँ शांति कायम करने में हमारी ही शांति ना हो जाए। सुरेंद्र कौर बहन की चाय तो एक और भी पी ले। क्या बदकुलुकी है? जुबेदा ने झुंझलाहट दिखाई। जुबेदा ने टोक दिया। बेबे तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हारी भाभियां जो है बहनें बाल्टियां बनकर बहावलपुर से बंदूकें पिस्तौल लाई हैं। पिस्तौलों से क्या मुर्गियां लाल करेंगी? अच्छा बहुत ना बका करो, जुबेदा ने प्यार से धमका दिया। सुरेंद्र बोली मैं माँ से कह देती हूँ तुम्हें चाय बना देंगी। मुझे तारा के साथ जाना है। वाह कौर जी तुम ही चली जाओगी तो चाय का क्या मजा आएगा? प्रद्युम्न ने दुहाई दी। मुझे क्या उबलते पानी में पति की तरह डालेंगे? सुरेंद्र जो है भबक कर बोली। मुझे इसके साथ। जुबेदा ने फिर टोका। हाय नहीं सुखी सांदी, तुम लोगों के मुंह से हमेशा उल्टी बातें क्यों निकलती है? सुरेंद्र ने अपनी बात पूरी की। भाई तुझे तारा के साथ पार्टी ऑफिस जाना है। और तारा को बाह से पकड़ जाने की ओर बढ़ गई। जीना उतरते हुए सुरेंद्र ने तारा को बताया असद भाई आज भी 3 बजे आए थे, ठहर नहीं सकते थे। ये लोग तो पीस स्क्वाड में भगवानपुरा जा रहे हैं। असद भाई की ड्यूटी दफ्तर में स्क्वाड बनाने की है। उन्होंने तुम्हें दफ्तर में आने के लिए कहा था। सुरेंद्र तारा को साथ लेकर टांगे पर पार्टी दफ्तर में पहुंची। असद हीरा परमानंद चोपड़ा महाजन आदि के साथ मेज पर बैठा बातें कर रहा था। असद ने सुरेंद्र और तारा की ओर देखकर कहा पल भर बैठो। वो चोपड़ा और 2 आदमियों से बात समाप्त कर बोला मैं 15-20 मिनट में लौटता हूँ, मुझे जरा पुरी ने बुलाया है। असद उठा और तारा के साथ जीना उतर गया। मैकलोड रोड पर आकर उसने पूछा क्या बात है, बहुत परेशानी में हो? तारा अधिक नहीं बोल पाई। मैं परसों और कल भी सुरेंद्र के यहाँ गया था। तुम आओगी? उससे पहले तो कई दिन जाता रहा। एक दिन तुम्हारी गली के सामने से बाजार में भी गुजरा, पुकारा इसलिए नहीं कि पूरी होगा तो वह अकेला ही नीचे आ जाएगा और नहीं होगा तो तुम अकेली शायद आ भी जाओगी। हाँ, तारा ने रूठते गले को साफ करते हुए कहा कहीं बैठकर बात करें। असद तारा के साथ समीप वेनिस रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गया। रेस्टोरेंट में जाकर असद ने एक केबिन का पर्दा उठाकर तारा को
मार्ग दिया, चाय के लिए कहूँ या कॉफी के लिए। तारा ने हाथ के संकेत से मौन उत्तर दिया, कुछ भी। असद ने केबिन के सामने आगे बैरो को आदेश दिया, 2 प्याले। हाँ कहो, क्या परेशानी है? असद तारा के समीप होने के लिए बीच में मेज पड़ी उस पर झुक गया। तारा की संपूर्ण घबराहट और वेगता उसकी आंखों और चेहरों पे आ गया था। उसने कहा कि मुझे कहाँ रखिएगा, मैं घर से आ गई हूँ। तारा ने कह डाला। उसके पास घुमा फिरा कर बात करने का ज्यादा समय न धैर्य था। उसने कहा, असद ने कहा क्या? तारा की ओर चूंकि असद की ओट और आंखें फैल गई। मैं घर में नहीं रह सकती थी, तुरंत ब्याह कर देने के लिए दहेज का सामान तैयार हो रहा है। ताया जी ने परीक्षा देने के लिए भी मना कर दिया, बल्कि घर से निकलना भी। सोमराज धमकी दे रहा कि ब्याह से इनकार करेंगे तो घर से कहीं बाहर आऊ जाऊं तो सड़क बाजार में बेइज्जत करेगा। आज किसी तरह ये मौका बन सका, हो सकता आगे ना बन पाए। तारा ने असद की आंखों में देखते हुए बताया। असद ने दांतों से उठ दबाकर दाएं हाथ से सिर की केस पकड़ लिए और मेज पर कोहनी टिका दी। कुछ समय सोचकर बोला, पूरी क्या कहता है? वो तो सोमराज के हक में नहीं है ना? कुछ भी नहीं, उनके बस का कुछ भी नहीं। नौकरी छूट जाने के बाद से किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं पाते। अब तो अभी दहेज की तैयारी में लगे हैं। उनका विचार बदल गया, बस अपनी चिंता में डूबे हैं। क्या मतलब? नौकरी छूट गई? शायद कनक के घर वालों ने उस पर रोक लगा दी हो, उसी में परेशान है। तब तो और भी। नहीं नहीं, तारा ने टोक दिया। अपनी बात और थी, मेरे लिए साहस नहीं। जोश की बात और थी, अब उसके बस में कुछ नहीं। असद सिर की केस पकड़ सोच रहा था। बेरा काफी के 2 प्याले रख गया। असद ने गहरी सांस लेकर कहा, तारा इस वक्त ये कैसे मुमकिन हुआ? फिर कुछ सोचकर बोला, एकाएक मैं अचानक तुम्हें कहाँ रखूंगा? और उसका असर लोगों पर, पार्टी के साथियों पर क्या पड़ेगा? तूफान मच जाएगा। तुम प्रद्युम्न और जुबेदा की बात तो जानती ही हो। उस समय तो पार्टी इनको भी इजाजत नहीं दे रही। उन्हें ताकीद कर दी गई कि इस बारे में किसी के सामने बात ना करें। हमारा बात उठाना भी ठीक नहीं होगा। पार्टी की मंजूरी के बिना मैं कैसे कर सकता हूँ? इट विल बी अगेंस्ट रूल, प्रेजेंट सिचुएशन, अगेंस्ट कॉमन सेंस। ये नियम विरुद्ध होगा और इस परिस्थिति में समझदारी भी नहीं। पर मैं क्या करूं? मेरे लिए तो दूसरा रास्ता है नहीं। तारा असद की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने नहीं कहा था? कहा था और अब भी कह रहा हूँ। असद ने तारा की ओर और भी अधिक झुककर समझाया, लेकिन मुझे मंजूरी तो लेनी होगी। तुम वक्त को देखो, वक्त साहब के हाथ से सेवा हमारा क्रिया कराया सब मिट्टी हो गया। इस वक्त घर छोड़कर तुम रह कहाँ सकोगी? लाहौर से बाहर किसी दूसरे शहर में? इस समय तुझे लाहौर से जाने की इजाजत कौन देगा? इजाजत मांगू भी ना तो भी नहीं मिलेगा। भाई सुरेंद्र के यहाँ लाए थे। दैट इज डेंजरस। पुलिस सुरेंद्र से पूछेगा तुम कहाँ गई। बात पार्टी पर आ जाएगी। पार्टी सब कुछ है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। वो कहती, पार्टी तुम्हारे लिए सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। तारा की आंखों से उसके सामने पड़ी काफी के प्याले में टप टप बूंद गिर पड़े। सुनो मेरी जान, असद रवि स्वर में बोला, इस तरह दिल छोटा ना करो। वक्त और मौके का तो ख्याल करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो, लेकिन पार्टी की लॉयल्टी भी तो है। ये जो मेज की मजदूरी मजबूरी ऐसे पार करना जरूरी है। सबसे काम लो, ये सब दंगा और फसाद टल जाए, हम अपना रास्ता देख लेंगे। तारा कहती, अच्छा तब तक मैं जिंदा रहूं तब ना। तारा ने आंखें झुका ली। ऐसा मत कहो, इस समय हम सब लोग मुसीबत में हैं। उस मुसीबत को दूर करने में मदद करना हम सबका फर्ज है, वरना हम लोग या किसी के लिए भी जिंदा रहना क्या मुमकिन नहीं रहेगा? मेरे लिए तो खैर अब नहीं। तारा ने हाथ में दबे रुमाल से आंसू पोंछे। मैं जानता हूँ तुम सब परेशानी हो, लेकिन हिम्मत तो धरो, हिम्मत से मुकाबला करो। अगर ये हो सकता तो मैं इस समय तुम्हारे सामने या ऐसी बातें ना सोचती। ठीक कह रहे हो तुम, हम सब जानते हैं हमारे यहाँ औरतों की किस्मत पेन एंड टीएस, यानी पेन एंड टीएस मतलब कि पीड़ा और आंसुओं से भरी है। जान की बाजी लगाकर भी इन जंजीरों को तोड़ना होगा। लेकिन इस वक्त शादी ब्याह की इंडिविजुअल प्रॉब्लम से पहले पीपल एंड नेशन, सामूहिक राष्ट्रवाद का सवाल है। वी आर ऑल इन डेंजर। हम सभी का जीवन ही जोखिम में। इस मुश्किल से पार हो जाए, और जब पार हो जाएंगे तभी हम सभी अपनी समस्याओं के बारे में सोच पाएंगे। तारे ने कहा, कब तक? तारे ने बहुत गहरी सांस से पूछा। जान क्या कह सकती हूँ? असद आर्द्र स्वर में पंजाबी बोला, मैं तो चाहता हूँ अभी इसी समय हम इस क्षण भर के लिए भी ना बिछड़ पाए। हमारी इच्छा तो इस संकट को समाप्त नहीं कर सकती, इसलिए जब भी हो, चाहे 4-6 महीने लग जाए, पूरा साल लग जाए, ऐसा ना हो तो जिंदगी लग जाए। तारा कैसे झुक गया। असद समझाया और समझाता गया। विश्वास रखो मेरी जान, पल पल तो मेरे मन में हो। इसे दुर्भाग्य नहीं तो क्या कहूँ कि इस परिस्थिति ने हमें घेर लिया। 18 घंटे में 90 से ज्यादा जाने चली गई। कमबख्त सोमराज, और क्या कहूँ तुम्हारे माता पिता को भी इसी समय ये सूझा। मैं वर्कशॉप में बम से मरे एक नौजवान के घर गया था। पिछले ही महीने ब्याह कर गांव से बहू को लाया था। अभी लड़की के हाथों से ब्याह की मेहंदी भी नहीं उतरी। उसकी माँ और नई ब्याही लड़की का छाती पीट पीट कर दहाड़ना अब भी आंखों के सामने नाचा। मेरी जा, इस वक्त चाहे कलेजे पर पत्थर रखना पड़े, धैर्य के सिवा और कोई रास्ता नहीं। हौसला रखो, हमारा भी दिन आएगा। तारा सिर झुकाए चुप रही। क्या कहती हो? असद ने पूछा। मेरे लिए जान दे देने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तारा कहती है।
तारा ने सिर झुकाए कहा, ऐसा मत कहो। असद ने कहा, ऐसा मत कहो। असद ओट काट कर पल भर चुप रह गया। जान दे देने से मकसद तो नहीं पूरा होता। हमारा यकीन है, असद का स्वर भारी और गहरा हो गया, हम हक है और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और हमें हक मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा। तारा मौन रही, चुप रही। क्या कहती हो? कुछ भी नहीं कह सकती। तारा ने गले में भरे आंसू निकलकर आंखों के एक बार पोंछ लिए और फिर बोली, अच्छा चलिए चलते हैं। असद ने कहा, ज्यादा ठहरने का मौका भी नहीं है, लोग इंतजार करें, लेकिन कॉल दो की इन मुश्किलों में सब्र और तहल्लुम धैर्य से काम लेना होगा और मुझे उम्मीद है कि तुम मदद भी करोगी। तो तारा ने कहा, मुझसे कुछ नहीं कहिए। ऐसा क्यों कहती हो? इंसाफ और हक की हिमायती थोड़े बहुत सभी जगहों पे होते हैं। विश्वास है पूरी से बात की जाए तो हालत संभलने में मदद करेगा, हालत संभालने में। आई डोंट नो, उसने कहा, आई डोंट नो। तारों की पलकों से आंसू लटक आए। ओट काट कर उसने कहा, अपने परिवार और गली की हालत तुम्हें बता चुकी हूँ। ये सब लोग मेरी कुर्बानी कर देना ही अपना धर्म और फर्ज बैठते हैं, समझते हैं। असद की गर्दन झुक गई। कुछ देर सोच कर बोला, तारा ऐसा मत कहो, मुझे कमजोर ना करो। मेरा कॉल है कि इस मुश्किल में आखिर तक लड़ूंगा और तुम तक पहुंचने के लिए हर मुश्किल का मुकाबला करूंगा। मुझे यकीन है तुम हो हौसले का बरिया ढूंढ ही लोगी। तारा से झुकाए मौन रही। अच्छा, उसकी ओर एकटक देख रहा था। अंग्रेजी में बोला, मुझे भरोसा है तुम इस संकट को साहस से पार कर लोगी। तारा ने स्पष्ट इनकार कर दिया, सिर हिला दिया। असद गहरी सांस लेकर बोला, तो मानो तो मैं एक बार पूरी से बात कर लूं। न्याय की उपेक्षा वो कहाँ तक कर पाएगा? मुझे विश्वास नहीं, पहले उन्होंने मुझे भरोसा दिया इसलिए भी मैं चुप रही। नाउ ही इज चेंज, अब वो बदल गए, अब तो दहेज की तैयारी कर रहे हैं। अलबत्ता कनों को मैसेज भेजने के लिए मेरा उपयोग भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। क्या कनक बदल गई या उसका परिवार नहीं चाहता? वे लोग तो ऐसे आदमी नहीं है। आई डोंट नो। खैर, जो पुलिस से बात करने में क्या हर्ज है? भाई ने ना माना तो फिर मैं घर में रहूंगी कैसे? उसे हमारे संबंध के विषय में कोई अनुमान है? असद ने अंग्रेजी में प्रश्न किया। नहीं, कोई स्पष्ट नहीं। जानकर भड़केगा। हाँ, परंतु मैं एक लड़की या उसकी बहन के प्रति न्याय के लिए तो बात कर ही सकता हूँ। उसमें ज्यादा आशा नहीं, परंतु आशंका बहुत है। तारा सिर हिलाकर अंग्रेजी में बोली। चलिए, तारा ने सांस के स्वर में कहा और उठने के लिए अपनी कुर्सी को पीछे धकेल दिया। उठने से पहले यह काफी तो पी लो। असद ने तारा के सामने से प्याला एक तरफ हटाकर अपने अछूते प्याले उसके सामने रख दिए। तारा ने इनकार में सिर हिला दिया। असद ने फिर कहा, एक घूंटी भर लो। तारा ने फिर भी इनकार सिर हिला दिया। असद ने कुछ पल चुप रहकर तारा के आंसू मिली कॉफी का प्याला उठा लिया और उसकी ओर देखकर बोला, तारा, तुम्हारे आंसुओं की कसम, तुम्हारी इन आंसू भरी पलकों को हरदम याद रखूंगा। तुम्हारी आंखों में मुस्कुराहट देखने की उम्मीद और तुम्हारे इंतजार मासूमों के आंसू पोंछने के लिए मुझे कुव्वत देगी। असद ने कॉफी का प्याला ओठों में लगा लिया। ये क्या? तारा का मौन टूटा। असद ने प्याले की अंतिम बूंद तक खींच ली और प्याली जो प्याला था तसली में रखकर बोला, तारा, मुझ पर यकीन रखना, मिलने की कोशिश करती रहना, मैं तो करूंगा ही। तारा कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। तारा के समीप जाकर असद ने अपनी बाह उसकी पीठ पर रख दी। तारा ने रुकते हुए कहा, अगर पॉसिबल हुआ, संभव हुआ, जिंदगी हुई, तो फिर कोई उम्मीद है। तारा की आंखें फिर डबडबा रही, पर उसने दांत दबाकर उन्हें रोका, अपने आप को बस किया और असद से पहले केबिन से बाहर निकल आई। असद काफी के दाम के लिए काउंटर की ओर बढ़ गया। तारा छोटे छोटे कदमों से रेस्टोरेंट के दरवाजे की ओर जा रही थी। असद दाम देकर लंबे कदमों से आ रहा था। फुटपाथ पर आते ही असद और तारा की आंखें सामने सड़क पर टांगे में बैठे पुरी पर गई। पुरी ने उन्हें पहले देख लिया था, टांगा रोक रहा था और जयदेव की दृष्टि उनकी ही पड़ी। पुरी के चेहरे पर क्रोध की तपतमाहट थी। तारा ने अपनी कपकपी को बस में किया। असद भी सहम गया, परंतु पुरी को देखकर हेलो पुकारते हुए उसकी ओर बढ़ा। तारा सिर झुकाए व्यवस्था में साथ ही पूरी टांगे से उतर आया। असद के हेलो के उत्तर में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। फिर भी असद ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? पुरी ने उत्तर न देकर आंखें फेर ली। असद ने अपमान अनुभव किया, परंतु स्थिति के विचार से कुछ बात करना जरूरी था। तारा की ओर देखते हुए बोला, हम लोग कॉफी का प्याला पीने के लिए यहाँ पे आ गए थे। पुरी मौन रहा। तारा घबराहट और विपन्नता को वश में नहीं कर पा रही थी, इसलिए असद ने अंग्रेजी में कहा, तारा बहुत परेशान है, हम लोग वही बात कर रहे थे। तारा की गर्दन झुक गई। पुरी ने अब तक अपने क्रोध और विस्मय को संभाल लिया था। उसने कटास से अंग्रेजी में उत्तर किया, ये बात है, मैं समझता था वो मेरी बहन है, लेकिन तुम्हें उसकी बाबत मेरी अपेक्षा ज्यादा ही मालूम है। असद ने अप्रतिहत होकर भी झिझकते हुए कहा, मैं दृष्टा नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह असाधारण बात नहीं कि बहन की किसी समस्या को भाई की अपेक्षा कोई दूसरा नहीं जान पाए। बहुत अच्छा, मैं भी समझने का यत्न करूंगा। पुरी ने तीखे स्वर में उत्तर देकर मुंह मोड़ लिया। असद इस अपमान को निगल कर बोला, तुम जल्दी में हो तो हम लोग फिर किसी समय मिलकर बात करेंगे। पुरी ने उसकी ओर देखी भी नहीं, थैंक यू कह दिया। बाय बाय, असद ने अपमान निगल कर कहा और पार्टी ऑफिस की ओर चल दिया। तारा खड़ी रही। पुरी ने उसे आदेश दिया, टांगे पर बैठो। टांगा कुछ ही कदम चला। पुरी अपना क्रोध दबाए रह नहीं पाया। टांगे वाले से पर्दा रखने के लिए वो अंग्रेजी में बोला, ये क्या चालें चली जा रही हैं? क्या चाल चल रही हूँ? अपमान न सह सकने के कारण तारा ने सिर झुकाए अंग्रेजी में बोलकर विरोध किया।
तुम तो सुरेंद्र से मिलने आई थी। मैं यहाँ सुरेंद्र के साथ ही आई थी। संदेह तो है नहीं कि तुम किससे मिलने आई थी। तारा सब कुछ खो चुकी थी, अब क्या बचा लेने के लिए चोटें सहती जाती। उसने भी कह दिया, तुम नहीं मिलते हो क्या? मैं क्या नहीं जानती? वह मेरा निजी मामला है, तुम्हें मतलब? पुरी का स्वर और कठोर हो गया। मेरा भी निजी मामला है, तारा बोल चुकी थी तो और भी बोल गई। पूरी दिल मिला उठा। तुम मेरी जिम्मेवारी हो, मेरी आड़ लेकर आई हो, याद रहे। तुमने मुझे कनक के यहाँ आड़ बनाने के लिए नहीं भेजा था। तुमने स्वयं कनक के यहाँ जाने के लिए नहीं कहा था। आज तो मैंने हरगिज नहीं कहा था। कभी तो कहा था, जयदेव की बात में भी बल नहीं था, परंतु अपनी बात रखने के लिए कह दिया। तारा चुप रही। जयदेव भी क्रोध में चुप हो गया। तारा टांगे पर लदी उतनी ही अनिच्छा से घर जा रही थी जैसे पशु बद अस्तल को, जैसे पशु होता है बद हस्तल को, यानी उसको मारने के लिए ले जाया जा रहा हो। उसकी एक ही इच्छा थी कि किसी तरह मर जाए, इसी क्षण मर जाए, सामने या पीछे से आती किसी मोटर के सामने गिरकर समाप्त हो जाए। परंतु टांगे में जूते घोड़े के प्रत्येक टाप उसे घर की ओर ले जा रहे थे। पूरे अपने क्रोध के उफान को वश में ना कर सकने के बाद फिर बोला, ऐसी हालत में अब मैं तुम्हारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये भी अच्छा है, तारा ने इस चोट का भी उत्तर दिया। दोनों फिर क्रोध में मौन हो गए। टांगा ग्वाल मंडी चौक जाने वाली सड़क को पार कर गया। ऐसी अवस्था में पूरी तारा को कनक के घर जाने के लिए कैसे कह सकता था? यह तारा का कितना क्रूर अन्याय और धोखा था। पूरी व्यवस्था। संध्या समय साहलमी दरवाजे के भीतर बाजार में ज्यादा भीड़ के कारण किराए की सवारियों के लिए निषेध था। पूरी और तारा को साहलमी दरवाजे पर टांगे से उतरकर पैदल चलना पड़ा। दोनों गुमसुम साथ साथ चले जा रहे थे, पूरी पकड़े हुए अपराधी के प्रति क्रोध में और तारा पकड़े गए अपराधी की व्यवस्था में। मास्टर जी गली में मकान के चबूते पर गुड़गुड़ी पीते हुए बाबू गोविंद राम के पास बैठे कुछ बात कर रहे थे। पुरी और तारा की बिना कुछ बोले एक दूसरे के पीछे जीना चढ़ गए। कोठरी में भागवंती इस समय भी दिन के जाते प्रकाश में पुष्पा की सहायता से तारा के दहेज के किसी कपड़े में गोटा टांग रही थी। उसे चौके में भोजन बना रही थी। भागवंती पुरी को देखकर बोला, बहुत देर लगा कर आए? पुरी ने उत्तर दिया, हूँ, और कपड़े बदलने के लिए सहमत होकर बरामदे की ओर चल गया। तारा भीतर झाँककर सीधी छत पर चढ़ गई। पंजाब के नगरों में सड़ास छत पर होने के कारण बाहर से लौटे व्यक्ति का सीधे ऊपर चले जाना असाधारण बात नहीं था। तारा छत पर गई तो एक खाट डालकर हवा में लेट गई। उसकी स्थिति सबके नीचे बैठने योग्य थी नहीं। मन में मर जाने की तीव्र इच्छा होने पर भी व्यक्ति दूसरों के सामने बैठने योग्य अवस्था में रहता नहीं। भाई से इतनी बात हो जाने पर तारा अब अन्य चाह भी क्या कर सकती थी। पूरी बरामदे में जा जूते उतार कर कपड़े बदल रहा था। माँ के पास बैठी पुष्पा ने पुकार लिया, कहो भाई बहन को कहाँ कहाँ की सैर करा लाए, कभी हमें भी साथ ले लिया करो। कुछ खास नहीं, सैर क्या ऐसे ही। पूरी ने पतलून की क्रीस को तहाते हुए बोला, मैं कह रही हूँ। पुष्पा फिर बोली, देने के लिए दहेज बना रहे हो या बताओ दहेज लेने का दिन कब आएगा? उसके स्वर में परिहास की झंकार थी। हूँ, पुरी के उत्तर का स्वर उपयुक्त नहीं था। पुरी ने तहमत बदल कर फिर पतलून पहन ली और जूते पहनकर जीने की ओर बढ़ते हुए बोला, अभी लौटता हूँ। पुरी के लिए कनक का व्यवहार ही कम परेशानी का कारण नहीं था। तारा के व्यवहार ने उसे और बिल्कुल बौखला दिया। सबसे बड़ी यातना ये थी कि इस बौखलाहट को छिपाए रखना जरूरी था। तारा की उस श्रृंखलता को माता पिता के सामने प्रकट किए बिना उसका उपाय कर लेना भी उचित था। घर में अपनी मुद्रा और विचित्र वो कैसे छिपाता? पुरी को फिर जीना उतर जाते देख पुष्पा ने सुई में नया डाला धागा दांत से खुटकते हुए कहा, क्या बात है? तारा ऊपर ही रह गई। जैसे आकाश में उड़ते पक्षी आंधी पानी आ जाने से पहले ही अपनी अनुभूति से उनका आना जाना आ जाते हैं, वैसे ही माँ अपनी गोद में तिल तिल कर बड़े किए बच्चों की भावनाओं को भाप लेती है। देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात कही है कि जैसे आकाश में उड़ता पंछी आंधी पानी आ जाने से पहले ही अपनी अनुभूति से उनका आना जाना भाप जाता है, वैसे ही माँ अपनी गोदी में तिल तिल कर बड़े बच्चों को भी भाप लेती है। लड़े पड़े होंगे और क्या, भागवंती ने उत्तर दिया। इतने बड़े हो गए पर स्वभाव अब भी गया नहीं। हाय, लड़ने की क्या बात हो सकती है? पुष्पा ने अविश्वास प्रकट किया। ले भाई ने कहा इधर से चल, बहन ने कहा ने उधर से चल, हो गई लड़ाई। मैंने तो कभी लड़ते नहीं देखा। वाह, छोटे छोटे तो थे, इतने लड़ते थे मैं परेशान हो जाती। भाई बहन को ऐसा पीटता था क्या बताऊं। और वो क्या कम है, दांत से काट लेती गालियां देती। अब दोनों ही पढ़ लिख कर बड़े हो गए पर स्वभाव तो दोनों के ही कड़वे हैं। तारा मीसनी है, बोलती नहीं है, पर बिस घोलती रहती है। जयदेव ने मैट्रिक पास कर कॉलेज में भर्ती हो जाने पर क्रोध में भी तारा पर हाथ उठाना बंद कर दिया था। तब कभी कभी थप्पड़ लगा देने के लिए उषा भी 10-11 की हो ही गई थी। जयदेव के जेल जाने पर तारा ने उसकी वीरता और देशभक्ति को परिवार का गौरव समझा। परिवार की ओर से भाई को जेल में पत्र लिखती तो श्रद्धेय भाई जी, आदरणीय भाई जी। और जयदेव जेल से लौटा तो उसे जद्दी कहकर पुकारने लगी, भाई जी अब है। भाई से पुरानी लड़ाई और मारपीट मधुर स्मृति बन गई थी। दोनों में मतभेद का भी अवसर नहीं था। अपने परिवार और गली की संकीर्णता और रूढ़िवाद के विरुद्ध भाई बहन का साझा मोर्चा भी था। तारा अपने भाई को असाधारण समझकर आदर करती थी। तारा लगभग आधे घंटे बाद नीचे कोठरी में आई। उसके चेहरे पर नजर पड़ती ही माँ ने पुकारा, इधर तो आ। तारा बदलने के लिए अलगनी पर से कपड़े ले रही थी। उसने पूछा, क्यों, क्या है?
तू यहाँ तो आ, तेरा जी कैसा है? माँ ने उसका शरीर छू सकने के लिए हाथ फैला दिया। मुझे कुछ नहीं है, जरा सिर में दर्द है बस, कहते हुए तारा ने माँ के हाथ में अपनी बांह दे दी। ले, इसे तो बुखार है। माँ के माथे पर त्योरिया चढ़ गई। तू देख, पुष्पा नहीं है क्या? पुष्पा ने तारा का बांह छूकर भागवंती का समर्थन किया। हाँ, बुखार है। धूप में खूब घूमी होगी, और क्या, भाई भी ऐसा है, सोचना चाहिए। लड़कियां क्या लड़कों की तरह घुड़दौड़ कर सकती हैं? भागवंती कहती कि तू बरामदे में खाट पर लेट जा, चेहरा ही बता रहा है। बाहर गई क्यों थी तुम? बाहर गई? माँ ने अनुमान किया। चला नहीं जा रहा था तो भाई से कह देती, टांगा कर लेता। तारा ने व्यर्थ की बातों का उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। कपड़े बदल और माथे पर दुपट्टे की पट्टी कस कर खाट पर लेट गई। बुखार है तो अच्छा ही है, सोचा व्यर्थ की बकवास से तो बचेगी। पूरी रात 8 बजे लौट कर आया। रात के 8 बजे से उस दिन भी कर्फ्यू की घोषणा थी। माँ ने उसके लिए भोजन परोसते हुए कहा, तारा को तो बुखार है, इतना भी क्या घूमना, सोच कर काम करना चाहिए। तुम लोग बच्चे तो हो नहीं। मानो तारा की ज्वर का उत्तरदायित्व उसी पर था। मन ही मन पुरी ने कहा, इस ज्वर का वास्तविकता तो मैं ही जानता हूँ, परंतु प्रकट में उत्तरदायित्व को अस्वीकार करने के लिए कहना पड़ा। उसी ने साथ चलने के लिए जिद की थी, घूम ही गया। सहेली के घर बैठी रही। पूरी नित्य की तरह बरसाती में टेबल लैंप जलाकर और छत पर सोए दूसरे लोगों को चौ से बचाने के लैंप पर आड़ लगाकर इतिहास की पुस्तक का काम करने लगा। मन में संदेह की घटनाओं से इतना कोलाहल था कि अंग्रेजी पुस्तक पढ़ते समय पैराग्राफ पढ़ जाने के बाद जान ही नहीं पाता था। उसने पढ़ा क्या, और लिखते समय कलम कागज को छुए बिना हाथ में थमा रहता। तुझे बुखार है तो क्या तेरा हवा में सोना ठीक है? तू किसी की सुनती क्यों नहीं? माँ का स्वर सुनाई दिया। पूरी ने आंखें उठाकर देखा, तारा छत पर आकर खाट पर लेट गई थी। उसने माँ को उत्तर दिया, तुम खामखा तिल का ताड़ बना देती हो। बुखार कहाँ है? नीचे गर्मी मेरा दम घुटता है, हवा में जरा चैन ले। अच्छा तो कोई मोटा कपड़ा तो ओढ़ ले, मैं ला देती हूँ। पूरी ने ओठ काट लिए। बुखार का आडंबर बनाकर ये करना क्या चाहती है? वो सोचने लगा। उफ नारी, इसकी कोमलता में कितना छल और विष है। दो उदाहरण एक साथ सामने है। एक तरफ वो अपनी प्रेमिका कनक को याद कर रहा है कि उसकी कनक प्रणयनी बन आत्मसमर्पण का जाल बिछाकर अपने पिता की भीख दिलाकर मेरे आत्मसम्मान को झुकाकर कैसे पीछे हट गई। अभी मॉडल टाउन से ग्वालमंडी उसके लिए परदेश हो गया है। वो पिता को सदा उंगलियों पर नचाती रही है। वैसे ही धोखा मेरे साथ। धोखा तो नारी का स्वभाव है। तारा की इस चुप्पी, प्रकट सरलता और विवाह की अनिच्छा के पर्दे में वो पैतरे थे। जोड़ भी लगाए तो मुसलमान से। सामने से कैसी धृष्टता से बोली, क्या सबके सामने हमारा मुंह काला कराएगी क्या? मेरा इस प्रकार अपमान मैं भी देखूंगा। दूसरे दिन प्रातः भी पुरी का ध्यान काम में नहीं लग रहा था। उसके मस्तिष्क पर दोनों ओर से चोटें पड़ रही थी। कनक ने सामाजिक स्तर के भेद के आधार पर अपना प्रणय लौटाकर उसे अपमानित किया था, और तारा उस पर और परिवार पे कलंक लगा रही थी। उसके पास घर नहीं था, वैभव नहीं था, पद नहीं था, केवल बदनामी ना होने का सम्मान था। तारा उसी को कलंकित कर रही थी। पुरुष अपनी उस श्रृंखलता के प्रचार से उतनी लज्जा अनुभव नहीं करता जितनी अपनी माँ, बहन और पत्नी की उस श्रृंखलता के प्रचार से। कनक उसे चोट देकर उसकी पकड़ से बाहर हो गई थी। कनक के प्रति उसका विवश क्रोध तारा पर ही बरसे बिना कोई रह नहीं पा रहा था। क्रोध के ये बादल उमड़ उमड़ कर उसके दिमाग में आ रहे थे। पुरी की क्रोध के बादलों से भरे मस्तिष्क में बार बार असत के साथ बिजली की तरह कौर जाते, बहन कि किसी समस्या को भाई की अपेक्षा कोई दूसरा जान सकता है। व्हाट ही क्लेम्स टू बी हस्बैंड आर लवर। क्या जनाब पति या प्रेमी होने का दावा कर रहे थे? यहाँ तक बात है, इस तरह चुनौती दे रहा है। इसे तुरंत संभालना होगा। पुरी ने कलम नीचे रख कर अपना माथा दबा लिया। गर्मियों में स्कूल की सुबह वही 6 बजे का था लगभग। मास्टर जी ऊषा हरी से स्कूल में थे। पुरी का मन विचलित हो जाने का काम में लग नहीं रहा था, इसलिए टीन की छत की गर्मियों से असहनीय जान पड़ी। नहीं तो वह शरीर पर बहती पसीनों की सराबों की भी चिंता नहीं करता। आज वैसी बात नहीं थी। वो 9 बजे ही नीचे उतर आया। वह तौली और अंगोछा लेकर नहाने के लिए चल पड़ा। माँ ने उसे दुहाई किशोर में पुकारा, देखो इस लड़की को, मुझ पर क्या मुसीबत डालेगी। रात कुछ नहीं खाया, अब भी नहीं खाया। बीने और बनफर्स के शरबत बाजार से मंगाया तो पीने से इनकार कर दी। कलेजे में गर्मी बैठी है। पूरी ने घूम कर देखा, तारा बरामदे में खाट पर लेटी हुई थी। माँ हाथ में शरबत का गिलास लिए खाट के सिराने खड़ी थी। पूरे बरामदे में गया, दोनों हाथ को कमर पर रख के तत्परता की मुद्रा में उसने बहुत कड़े स्वर से प्रश्न के रूप में आज्ञा की, क्यों नहीं पीती हो? तारा बिना कुछ बोल उठी बैठ गई। माँ के हाथ से गिलास ले लिया और एक सांस में पूरा गिलास पीकर गिलास खाट के नीचे रख दिया और फिर दुपट्टे से मुंह ढाँप कर लेट गई। माँ को पूरी की इतनी कड़ाई अच्छी नहीं लगी। धीमे से बोली, उसका जी अच्छा नहीं है, बीमार से ऐसे बोलते हैं। माँ गिलास लेकर चली गई। पूरी क्रोध में मौन खाट के पास खड़ा रहा। उसने अंग्रेजी में तारा को संबोधन किया, मैं जानता हूँ तुम सो तो रही नहीं हो। मैं तुमसे कुछ बात करना जानता समझता मतलब कि मैं तुमसे कुछ आवश्यक बात करना जरूरी समझता हूँ। तारा उठी और सिमट कर खाट के पैताने की ओर बैठ गई। पूरी खाट की पाटी पर दोनों हाथों से अपना शरीर तौले पाटी पर टिक गया। उसने दबे हुए परंतु आगे के सर में पूछा, तुम ये सब मौन विरोध किस बात के लिए दिखा रही हो?
तारा ने कहा, कोई विरोध नहीं दिखा रही हूँ। तारा ने गर्दन झुकाए उत्तर दिया, जो प्रत्यक्ष है उसे कैसे ना देखूं। कल तुमने असद से किस परेशानी की शिकायत की? किसी की नहीं। पुरी ने तारा के झूठे इंकार से आगे क्रोध के वश में कर भेद लेने के लिए उसको पूछा। वो झूठ बोल रहा था। उसने तुम्हारे सामने कहा था कि तुम बहुत परेशान हो। तुमने उससे क्या बात की थी? तारा चुप रही। चुप रहना ठीक नहीं। पुरी संयम परंतु अधिकार से बोला, तुम्हें मैं ले गया था। इस घर के लोगों का और मेरा तुम्हारे विषय में और तुम्हारे प्रति भी उत्तरदायित्व, इसलिए स्थिति समझना जरूरी है। तुमने कुछ तो कहा होगा अपनी परेशानी। तारा बात करती या करना ही नहीं चाहती थी उससे। उसने कह दिया, ऐसे ही कुछ नहीं। पुरी ने प्रश्नों का व्यू बांधने के लिए कुछ सोचा और स्वर को संयंत्र कर पूछा, तुम्हारी परेशानी को दूर करना मेरा और परिवार का कर्तव्य है। आखिर किस परेशानी की बात है? आर्थिक परेशानी है या स्वास्थ्य? ठीक नहीं है। तारा ने नकार में सिर हिला दिया। ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे वो जान सकता है और मैं नहीं जान सकता? पुरी ने फिर पूछा। तारा ने प्रश्न की जगड़ का अनुभव किया और फिर विवश होकर बोली, तुम्हें क्या मालूम नहीं? सब मालूम है। पुरी ने दांत से ओट काट कर पल भर सोच कर कहा, इस समय याद नहीं आ रहा है तो तुम याद दिला सकती हो। इन निर्दय चुटकियों से बिलक कर तारा ने क्रोध में उत्तर दे दिया, याद क्यों रहेगा? तुमने नहीं कहा था ये संबंध ठीक नहीं है, सगाई टूट जाए तो अच्छा है? उसके बारे में क्या कहा था? और अब पूछते हैं दहेज के बारे में काम बताइए, याद क्यों रहेगा? ये वही तारा थी जो बचपन की लड़ाई में भाई को मारपीट की सामना से दांत काट लेती थी या गालियां भी हो जाता था। वो चीख चीख कर रोने लगती। पिछले 3-4 बरस में वो इतनी सौम्य हो गई थी कि लोगों को भूल गया थी कि उसके मुख में जीवा भी है। भाई उसकी बुद्धि और सील का गर्व करने लगा था। इस समय पूरी उसे हद प्रतिपत सीमाओं में बांधने के लिए बात कर रहा था, परंतु तारा ने उस पर ही धोखे और कायरता का लांछन लगा दिया। पूरी के रोंगटे खड़े हो गए। तारा के मुख से क्रोध में निकल कटु सत्य को झूठ प्रमाणित करने और कर्तव्यच्युत होने के लांछन को झुठला देने के लिए उसने कुछ पल सोचकर बल संचय करके बोला, तुम मुझ पर बदल जाने का आरोप लगा रही हो। मैंने तुम्हें शौक से अपने दहेज की तैयारी करते नहीं देखा। मैं क्यों आपत्ति करता? तारा ने भाई की आंखों में क्रोध से देखकर कहा, इतना गहरा श्वास लिया मानो श्वास के साथ ही प्राण छोड़ देगी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, वैसे ही देखती रहेगी। उसकी दृष्टि कह रही थी, मेरी व्यवस्था को इतना झूठा रंग दिया जा सकता है? तारा की तिलमिलाहट से संतोष पाकर जयदेव कहता गया, उस आदमी की बाबत मेरी राय मुख्य वस्तु नहीं है। तुम्हें इस संबंध का विरोध करना तो सगाई की जाते समय क्यों नहीं किया? मैंने विरोध नहीं किया था। तारा की आंखों में आंसू थे और शरीर क्रोध से कांप रहा था। तारा की इस क्रोध को भी व्यर्थ कर देने के लिए पूरी मुंह फिरा कर धीमे कठोर स्वर में बोला, मैं नहीं जानता था। उस समय मैं जेल में था, मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं था। मेरी सगाई तो कोई नहीं कर सका, 30-35 हजार के लालच में भी नहीं। यदि उचित विरोध किया होता तो सगाई नहीं होती। मैं चुप ना रहती यदि मुझे ये विवाह ना होने देने का आश्वासन झूठा नहीं दिया गया था। तुम्हें स्वयं उत्साह से दहेज की तैयारी करते देखकर भी विरोध करता रहता? पुरी ने प्रश्न किया। तारा ने आंसू भरी आंखों से जयदेव की ओर सीधे देखते हुए अपने ओठों में दांत गड़ा दिए, परंतु पुरी को उस पर दया नहीं है। उसने स्त्री की छली उस श्रृंखल प्रकृति को पहचान लिया। वो उसे अपना और परिवार का अपमान करने का दंड दे रहा था और स्वयं न्याय के साथ न देखने की हीनता के भाव मुक्ति पा रहा था। वो कहता गया, सब कुछ स्वीकार करके हमारी इस गरीबी में विवाह की तैयारी के लिए कर्ज का बोझ लदवा कर अब विवाह को अपनी परेशानी बताना न कहने कि मैं बदल गया हूँ, ये कैसी छलना है? तुम प्रेम और विवाह को लेकर खेलना चाहती हो। यू वांट फल्ट्रेशन नॉट मैरिज। तुम उस श्रृंखलता चाहती हो, विवाह नहीं। क्या यह नारी स्वभाव का आवश्यक अंग है? तारा ने हाथ जोड़ दिए, माफ करो, मुझे कुछ नहीं करना। चिंता की आवश्यकता नहीं, मेरा जो होना होगा हो जाएगा। पूरी ने इसका तिरस्कार करने वाली प्रतिद्वंदी को धरती पर डाल दिया था, परंतु जब भी वह उत्तर देकर उसकी अवज्ञा कर रहा था, पूरी ने और चोट की, मैं ये जानना चाहता हूँ उस विषय में, उसका इस विषय से क्या संपर्क है? वह इस विषय में क्या कर सकता है? तुम्हारे लिए परिवार की इज्जत कोई चीज नहीं है। तारा निरुपाय होकर मौन के कूप में कूद पड़ी। पूरी बोला, मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। तारा ने उत्तर दिया, नहीं। मौन रही वो। पुरी को तारा की इस मौन में भी अपने अधिकार और सामर्थ्य की अवज्ञा सी जान पड़ी। दो नारियों की छलना से प्रतिहिंसा के शोले उसके मस्तिष्क में लपटे उठा रहे थे। प्रतिद्वंदी को धराशाही और निरुत्तर कर उसने मौन से उसके हाथ पांव ही बांध दिए। अब वो उसके शरीर में कटार होकर उसका बहता रक्त देखना चाहता था। वो चित्कार सुनना चाहता था। कुछ सोचकर बोला, तुम्हारे ना बताने पर भी मैं समझ सकता हूँ। मेरी कल्पना इतनी जड़ नहीं। तुम दोनों के चेहरे पर पकड़े जाने की घबराहट देखकर मैं समझ गया था तुम भाग रहे थे। तारा तड़प कर घूमी और उसने बहुत जोर से अपना माथा खाट के पावे पर पटक दिया और पावे पर फिर मारने के लिए माथा उठाया। पुरी ने उसके गले में बांह डालकर
पीछे खींच लिया और खाट पर डाल दिया। तारा के मुख से एक धीमी चीख निकली। वो निश्चल हो गई। क्या हुआ, क्या हुआ? भराते ऊंचे स्वर में पुकारती माँ चौके से आई। पूरी निश्चल पड़ी तारा के माथे को ध्यान से देख रहा था। माथे पर लगे घाव से खून बह रहा था। माँ ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, कैसे गिर पड़ी? हरी मेरी बेटी, पूरी ने डांट दिया, तुम कटोरे में पानी और साफ कपड़े का टुकड़ा दो, ज्यादा चोट नहीं लगे। घबराती क्यों हो, बताता हूँ। माँ ने एक पुराना और धुला हुआ कपड़ा फाड़ा और कटोरे में पानी लेके आई और साफ करने पूरी ने उसे फिर डांटा। रोने से क्या फायदा, कह रही हूँ मामूली चोट है। पूरी ने गीला कपड़ा निचोड़कर घाव पर दबा दिया और तारा के माथे पर लंबी पट्टी कसकर बांध दी। तारा मूर्छित पड़ी थी। भागवंती का रोना सुनकर रतन की माँ वगैरह भी आ गई। सभी लोग। तो पूरी ने बताया, मुझसे बात करी थी, बोली जरा कोठे पर हुआ हूँ और खड़ी हुई तो गिर पड़ी, सिर में चक्कर आ गया होगा। हाय, तूने पकड़ क्यों नहीं लिया? तुझे नहीं मालूम था कि उसने रात कुछ नहीं खाया था? सुबह कुछ नहीं खाया, रात से उसे बुखार था और गर्मी भी है। तुम लड़कों में जरा ममता नहीं होता। मारूरू कर तारा के निश्चल शरीर को पुचकारने लगी। मैंने तो गिरती गिरती को संभाला, क्या मालूम था कि गिर ही पड़ेगी। डॉक्टर आ जाए तो दवाई लगवा दूंगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। हाय, निशान ना बन जाए। माँ रोते हुए चिंता प्रकट की। तारा की सचेत होने पर भागवती ने उसके शरीर पर हाथ रखकर ममता से पूछा, हाय, क्या सिर में चक्कर आ गया था? कमजोरा मालूम हो रही थी तू, मुझे क्यों नहीं पुकार लिया? कोठे पर जाना है। तारा ने सुना कि वो कोठे पर जाने के लिए खाट से उठकर खड़ी हुई थी और सिर में चक्कर आ गया, उसका माथा फट गया। तारा ने इस सब वृतांत के लिए मौन स्वीकृति दी थी। वो भी क्या कह सकती थी। माथा दागी हो जाने का उसे ध्यान नहीं था, पर माथा फोड़ लेने की व्यवस्था के लिए असहनीय ग्लानि थी। भाई का मुंह बंद करा देने के लिए इसके सिवा और कोई भी रास्ता नहीं था। दूसरों की लड़की को चोरी से संदेश भेजकर बुलाने से इनकी इज्जत नहीं बिगड़ती और परिवार की सब इज्जत मेरे ही बलिदान से है। यही न्याय, सत्य, देशभक्ति और हिंदू मुस्लिम एकता है। पर कैसे, कैसे कह दूं? हाँ, किसी को क्या मतलब, जो चाहूंगी करूंगी, कहकर रहूंगी। मर्द तो सड़क पर घूमकर पार्क में बेंच पर रात बिता सकते हैं। अन्याय से मुक्त की इच्छा के कारण इस दागे को माथे पर लेकर किसे मुंह दिखा पाऊंगी? माँ ने मेलादाई से राह की। मेलादाई ने तुरंत अपने घर से अवसर के लिए रखी हुई पुरानी शिलाजीत में से एक रत्ती भर दी। 1.5 पाव गर्म दूध में कुछ घी डालकर शिलाजीत की गोली के साथ तारा को पिला दिया गया। तारा के पावे पे सिर पर मारकर माथा फोड़ लेने से पूरी का हृदय कुछ समय के लिए बदल गया और दहल भी गया। मन में अपनी क्रूरता के लिए एक पछतावा सा अनुभव हुआ। एक मूर्ता सी मस्तिष्क पे छा गई। कल्पना में उसे कनक की, जो अपनी प्रेमिका थी, उसकी जरूजार रात आंख दिखाई देने लगी। वह नीचे आंगन में नहाने के लिए चला गया। नहाकर भोजन कर लेने के बाद वो लेट कर सोचने लगा, गत संध्या की बात। अच्छा पाखंड है, आत्मयंत्रणा से दूसरों को लाचार और परास्त देने का खूब ढंग, दुराग्रह से तर्क का विरोध करने का, सत्य और न्याय के दमन का ये अच्छा हिंसात्मक तरीका है। ये खूब सत्याग्रह हुआ। उस पर राम प्यारी मेला देखकर तारो सभी स्त्रियां तारा को देखने आई। तारा चुप लेटी रही। भागवंती सभी को लड़की के सिर में चक्कर आ जाने की कहानी सुनाई दी थी। सबने आकर जो है सहानुभूति प्रकट की। भागवंती उत्तर देती। सब पूछते कि परमेश्वर, जो परमेश्वर को मंजूर है। बहन, उसके आगे तो किसी की बात नहीं चलता। डॉक्टर के आने पर पूरी ने उसे अपने यहाँ बुला लिया। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर देखा और राय दी, एक टांगा लगवा लो तो घाव भरने में देर लगेगी, सफाई से टांगा लगाने से निशान कम पड़ेगा। तारे ने उपेक्षा से कहा, रहने दीजिए, यूं ही ठीक हो जाएगा, टांकों से और दर्द होगा। परंतु गली के बहुमत के आगे उसका चल नहीं पाया। तारा के दहेज के कपड़ों की सिलाई का काम 2 ही दिन में स्थगित 2 दिन तक तो रुका रहा। घसीटा राम की लड़की धन्नो के ब्याह में 3 ही सप्ताह शेष रहे। तो वहां पे घसीटा राम की लड़की धन्नो, उसकी भी शादी पड़ी थी और 3 ही सप्ताह शेष रह गए थे। गली की स्त्रियां धनु की मां बसंती के यहाँ जाकर भी कामकाज में हाथ बटाती रहती। उसी के यहाँ तो दहेज तैयार के अलावा अब ब्याह की दावतों के लिए भी मसाला वगैरह बीनना होता, वो सब भी काम चल रहा था। दूसरे दिन तारा खाट छोड़कर बरामदे में चटाई पर खट गई। माथे पर पट्टी में बंधी दवाई की गंध से मन मल्ला जाता। कोई आकर बात करने भगता तो टाल देती, बोलने से घाव में दर्द होता। दोपहर में दोपहर में धन्नो की माँ बसंती गली के सब घरों और भागवंती के यहाँ भी निमंत्रण दे गई थी। लड़की का ब्याह जेठ की 15 को है। आज गाना बैठा रहे हैं और बहन लड़कियों को जरा जल्दी भेज देना, तुम भी जरूर आना। भागवंती ने बधाई देकर कहा, आएंगे क्यों नहीं, जरूर आएंगे, अपनी ही बेटी है, जानती हो तारा के सिर में चोट है, बेचारी आज तो क्या आएगी। उसने बसंती का हाथ पकड़ कहा, मौसी ढोलक मैं बजाऊंगी, मैंने सील ले ली है। उच्ची गली में सीलो बहन के लड़के के सोहर के गाने में मैंने खूब ढोलक बजाई थी। बसंती ने गाल पर उंगली रखकर कहा, हाय सब ऊसा, तो मेरे साथ शाम को उच्ची गली चलना, सीलो और तेरी ताई को न्योता देने जाना है, सीलो के बिना क्या रौनक होगी। तारा की सगाई के अवसर पर सीलो ने भोला पांडे की गली में रात भर गाया था। उसके गले की मठास और लच गीतों में रस होता है। पूरी जब भी संभव होता काम में लगा रहता। मानसिक यंत्रणों को दूर रखने का केवल एक ही उपाय था, काम में लग जाना। काम समाप्त करते ही अच्छी रकम को हाथ में आने वाली 25 वर्ष की आयु तक 550 रुपए कभी हाथ में एक साथ लिए नहीं थे पिछले दिन, और उससे पहली सांझ वो कुछ नहीं कर पाया। इसी कमी को पूरा कर देने को संध्या 7 बजे सूर्यास्त के बाद भी एक और पृष्ठ लिख डालने का प्रयत्न करना रहा।
ए जद्दी भाई देखो ये क्या हो गया। नीचे गली से टीकाराम की पुकार सुनाई दी। बरामदे में लेटी तारा ने आशंका के सिरन अनोखी, उसे जान पड़ा सब कुछ उसी के विरोध में, उस पर चोट करने के लिए हो रहा है। कौन प्रतीक्षा में चौकन्ने हो गए। टीकाराम की पुकार फिर सुनाई दी, देख लो ये जमीमा विशेषांक, कांग्रेस ने पाकिस्तान मंजूर कर लिया। गली में समाचार पत्रों में प्रकाशित किसी बात पर या कोई राजनीतिक चर्चा होती तो पुरी को अवश्य उसकी सुनाई उसका पुकार सुनने को मिलता। पुरी के जीने से गली में उतरने की आहट के साथ ही रतन का क्रोध और विद्रोह भरा सोना स्वर सुनाई दिया। बप्पा, तुम तो कहते थे हिंदू मुस्लिम एकता पाकिस्तान नहीं बने देगा, पाकिस्तान तो कांग्रेस ने भी मंजूर कर लिया, ये है समझौते की बातों का नतीजा। सुन तो टीकाराम बोला। शहर में अग्निकांडों की संख्या बढ़ जाने के कारण टीकाराम की इंश्योरेंस कंपनी में काम बढ़ गया था। वो प्रायः विलंब से दफ्तर से लेट लौटता और लौटते समय वो सियासत और पैरोकार इसकी जमीन में लेते आता। उसने पैरोकार और सियासत दोनों में ही पत्रों से समाचार पढ़कर सुना था। वो इतने ऊंचे स्वर में पढ़ रहा था कि तारा ऊपर लेटी हुई सुन सकती थी। दोनों पत्रों में प्रकाशित समाचार का अभिप्राय यही था कि कांग्रेस विभाजन का सिद्धांत स्वीकार कर लेने के लिए तैयार है, परंतु वो पूरा पंजाब और बंगाल पाकिस्तान दे देने के लिए तैयार नहीं है। केवल पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, जहाँ पूरे प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या का अधिक है, पाकिस्तान में दिया जा सकते हैं युक्त ये सारी चीजें। सियासत में मुस्लिम लीग की ओर से कैदे आजम जिन्ना का बयान प्रांतों के बंटवारे के विरोध में और पूरे पंजाब में था। पुरी ने समझाना चाहा, पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री है, तो किसी की मिनिस्ट्री हो, हिंदू मुसलमानों की गली मोहल्ले में एक ही साथ रहना, हमें मिनिस्ट्री से क्या मतलब। ऊपर कोठरी के बरामदे में लेटी तारा को नीचे गली से भाई की बात सुनाई दे रही थी। बहुत वितृष्णा से उन्हें मन ही मन कहा, बारी पखड़ निभाने वाले, इससे अच्छे तो रतन जैसे अंदर और बाहर, यानी वो कहती कि तुलना करती है कि इससे अच्छा तो रतन है, जैसे अंदर है वैसे बाहर है। दुश्मन समझते हैं तो मित्रता का पाखंड नहीं करते, ऐसे झूठे जहरीले लोगों के संपर्क में तो मृत्यु ही अच्छी है। इस घर में अब उसका क्या निर्वाह संभव है। वो अनुभव कर रही थी, वो मृत्यु के कुएं में गहरी उतरती जा रही थी। तारा का ध्यान नीचे गली से सुनाई देती बातचीत की ओर गया तो बहस हो रही थी, लाहौर पाकिस्तान में आएगा हिंदुस्तान में। मास्टर मास्टर जी गोपाल साहब के यहाँ ट्यूशन पढ़ाकर लौट आए थे। विजय ने गोविंद राम की गुड़गुड़ी नीचे चबूतरे पर दे दी थी। बहस जो थी वहां पे जोरों से जो है बहस वो है चल रही थी।